टॉपिक है हमारा विभेदित बैंकिंग। टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएटेड बैंकिंग, विभेदित बैंकिंग। क्या कह रहे हैं, क्या होती है विभेदित बैंकिंग? कह रहे हैं कि विभिन्न उद्देश्यों, ग्राहकों और काम करने के तरीकों के अनुसार विभिन्न प्रकार के बैंकों का होना ही विभेदित बैंकिंग कहलाता है। अलग अलग ग्राहक के लिए अलग अलग बैंक, अलग अलग कार्य करने वालों के लिए अलग अलग बैंक, विभेदित बैंकिंग कहलाता है। ठीक, ये यूनिवर्सल बैंकिंग से अलग होते हैं। ये जो विभेदित बैंक होते हैं ये यूनिवर्सल बैंकिंग से अलग होते हैं, सार्वभौमिक बैंकिंग से अलग होते हैं। ठीक, तो क्या होते हैं? सार्वभौमिक बैंकिंग से अलग होते हैं। ये सार्वभौमिक बैंकिंग से अलग होते हैं क्योंकि सार्वभौमिक बैंकिंग सभी प्रकार का काम करती है और विभेदित बैंकिंग विशिष्ट उद्देश्य के लिए, विशिष्ट खंड के लिए काम करते हैं। तो आइए देखते हैं भारत में इनकी शुरुआत कब से हुई। दरअसल भारत में पहली बार इनकी चर्चा चली, ये चर्चा में आए 2009 में। हुआ ये था कि एक समिति बनाई गई थी, एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म समिति। एक समिति बनाई गई थी जिस समिति का नाम है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म समिति। यह समिति बनाई गई थी 2009 में। इस समिति के अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे रघुराम राजन। इनका नाम सुना होगा आप लोगों ने, आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके। रघुराम राजन के तहत बनाई गई थी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म समिति, वित्तीय क्षेत्र सुधार समिति। और रघुराम राजन से आरबीआई ने कहा था कि आप सलाह दीजिए कि हम अपने फाइनेंशियल सेक्टर में, हम अपने वित्तीय क्षेत्रों में कैसे सुधार लाएं। ठीक, कैसे सुधार लाएं, समझना, कैसे सुधार लाएं हम अपने फाइनेंशियल सेक्टर में। तो ये समिति काम की। इस समिति ने जब अपनी रिपोर्ट दी तो रघुराम राजन ने आरबीआई से कहा, भारत सरकार से कहा कि 100 छोटे छोटे कदम उठाइए, यानी 100 काम आपको करने हैं। अगर 100 काम आपने कर दिया तो इसका मतलब है कि आपने फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म कर दिया। ठीक, समझना बात को। यानी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म समिति बनाई जाती है, अध्यक्ष बनाए जाते हैं रघुराम राजन 2009 में। और रघुराम राजन जब अपनी रिपोर्ट देते हैं तो कहते हैं बस 100 काम करना है, 100 छोटे छोटे काम कर दीजिए, 100 काम कर दीजिए। इसी रिपोर्ट को उन्होंने जो नाम दिया, नाम था 100 स्मॉल स्टेप्स। हिंदी में भी यही है, 100 स्मॉल स्टेप्स। जो रिपोर्ट दिया रघुराम राजन ने, यानी यूं कहिए कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म कमेटी के अध्यक्ष रहते हुए भारत में वित्तीय सुधारों पर जो उन्होंने रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट का नाम था 100 स्मॉल स्टेप्स। इस 100 स्मॉल स्टेप्स में उन्होंने 100 सुझाव दिए। ठीक, समझना। तो बेटिया ध्यान से सुनो, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। यानी क्या कह रहे हैं कि 100 काम कीजिए, ये 100 स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे 100 कदम उठाइए। और इसी 100 स्मॉल स्टेप्स में उन्होंने कहा था कि भारत को विभेदित बैंकिंग की शुरुआत करनी चाहिए, भारत को डिफरेंशिएटेड बैंकिंग की शुरुआत करनी, अर्थात भारत को जनता के अलग अलग वर्गों के लिए, जनता के अलग अलग कार्यों के लिए, अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग बैंक बनाए जाने चाहिए। तो पहली बार जो डिफरेंशिएटेड बैंकिंग की फर्स्ट टाइम चर्चा आती है, नाम आता है, वह इस 100 स्मॉल स्टेप्स में ही आता है। नाम आता है, चर्चा चलने लगती है, बात आई गई। उसके बाद क्या होता है, 2013 में ठीक आरबीआई ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की। उस रिपोर्ट का नाम है भारत में बैंकिंग संरचना द वे फॉरवर्ड। यह आरबीआई की रिपोर्ट थी जो 2013 में आई। भारत में बैंकिंग संरचना द वे फॉरवर्ड में आरबीआई ने खुद स्वीकार किया कि हाँ, वो वक्त आ चुका है, वो समय आ चुका है कि हम भी विभेदित बैंकिंग की ओर बढ़ें, यानी अलग अलग खंडों में काम करने के लिए अलग अलग बैंकों की स्थापना करें। चर्चा जोरों से चलने लगी, आरबीआई खुद कहने लगी। उसके बाद उसी 2013 में एक और समिति बनी थी जिसे कहते हैं नचिकेता मोर समिति। यह समिति बनी थी वित्तीय समावेशन पर। इसी समिति की सिफारिश पर प्रधानमंत्री जनधन योजना लाई गई थी। वित्तीय समावेशन पर जो समिति बनी थी, नचिकेता मोर समिति, इसने भी कहा था कि भारत को ठीक विभेदित बैंकिंग की ओर बढ़ना चाहिए, यानी भारत को विभेदित बैंकिंग की शुरुआत करनी चाहिए। अर्थात उस दौर के जो भी बड़े लोग हैं, आरबीआई से जुड़े, वित्तीय संस्थानों से जुड़े जितने भी लोग हैं, जो समितियां रिपोर्ट दे रही है, वो सब में एक बात कॉमन हो रही है। कॉमन बात यह है कि भारत में विभेदित बैंकिंग की शुरुआत होनी चाहिए। 2009 में रघुराम राजन कह रहे हैं, 2013 में आरबीआई खुद कह रही है अपनी रिपोर्ट में, 2013 में नचिकेता मोर समिति कह रही है। इसलिए 2014 में आरबीआई सामने आई और आरबीआई ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सोर्स ऑफ फंडिंग को व्यापक बनाने के लिए हम विभेदित बैंकिंग की शुरुआत कर रहे हैं। आरबीआई ने कहा कि सोर्स ऑफ फंडिंग अर्थात अर्थव्यवस्था में निवेश के जो सोर्स है, जहां से अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक, उसके लिए हम विभेदित बैंकिंग की शुरुआत कर रहे हैं। आरबीआई ने कहा कि रघुराम राजन साहब ने जो 100 कदम उठाने को कहे थे, उसमें से जो एक कदम विभेदित बैंकिंग की बात कही थी, हम उसको लागू करने जा रहे हैं। आरबीआई कह रही है कि रघुराम राजन कह रहे हैं, नचिकेता मोर कह रहे हैं, हम खुद कह रहे हैं, हम विभेदित बैंकिंग को लागू करने जा रहे हैं ताकि हम अर्थव्यवस्था में सोर्स ऑफ फंडिंग, निवेश के जो भी सोर्स है, उसको व्यापक बना सके। समझना। और आरबीआई ने 2014 में ही विभेदित बैंकिंग की शुरुआत की घोषणा कर दी और 2015 में ही आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंशियल बैंक और पेमेंट बैंक को स्थापित कर दिया। आपको दिखता होगा एयरटेल पेमेंट बैंक, तमाम प्रकार के लघु वित्त बैंक दिखते होंगे जिसे स्मॉल फाइनेंशियल बैंक कहा जाता है। इनकी शुरुआत आरबीआई ने 2015 में ही कर दी। एक बैंक बनाने पर काम चल रहा है जिसे कहते हैं होलसेल एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस बैंक, इस पर भी काम चल रहा है, लेकिन 2 बैंक तो बन गए। ये स्मॉल फाइनेंशियल बैंक और लघु वित्त पेमेंट बैंक, ये दोनों 2015 में ही बन गए, धड़ाधड़ तरीके से ये काम कर रहे हैं। एक और विभेदित बैंक के रूप में होलसेल एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल बैंक पर काम चल रहा है। बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। ये वो बैंक है जो इंफ्रा और कॉर्पोरेट को के सेक्टर के लिए काम करेगा। यानी कुल मिलाजुला करके भारत ने विभेदित बैंकिंग में 2015 में कदम रख दिया और 2 स्पेशल बैंक, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक और पेमेंट बैंक की स्थापना कर दी। तो आइए हम अब चर्चा करते हैं स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की, लघु वित्त बैंक की। इसी लघु वित्त बैंक को क्या कहा गया है? स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। इसी लघु वित्त बैंक को कहा गया एसएफबी, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। तो हम लघु वित्त बैंक या स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की चर्चा करते हैं। तो चर्चा करें, बताया जाए, जुड़िए मुझसे आप लोग, बताया जाए। रूपाली बताओ बेटा, हमसे बात कीजिए। अच्छा पेटीएम नहीं, पेमेंट बैंक हम कर रहे हैं। रेहान कहाँ दिमाग रहता है तुम्हारा? पेटीएम नहीं, हम पेमेंट बैंक की बात कर रहे हैं।
स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के रूप में एक बैंक कौन है? पेमेंट बैंक। और एक बैंक कौन है? स्मॉल फाइनेंशियल। अब दोनों को थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। तो पहला बैंक है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। क्लियर है ना? लक्षदीप, नेहा बिटिया, साक्षी बिटिया, बताओ आप लोग। दुर्गा बताओ, पूजा, वाह वाह, ठीक है, समझ गया ना बच्चा लोग? ठीक, बताओ। तो मजे ही मजे हैं, साथ देखो दांत दिखा रहे हैं सब। हाँ, थोड़ा आप लोग हंसते खेलते रहो, अच्छे लगते हो। जब आप लोगों को हंसते खेलते मुस्कुराते देखता हूँ तो मेरा दिल एकदम बाग। चित्र देखा था पुराना मूवी, उसमें एक चुलबुल को ढूंढ रहा था, ठीक है, बोल के भैया गब्बर मत कहते हो, आपके युवा देश सब कर रहे हैं कि आरबीआई कायदा करे, हम भी हैं। अक्षत क्या करा, संदीप क्या करा, कमल शर्मा अभी, ठीक, चिड़ियाघर हो जाए, ठीक। तो आ जाओ भैया। तो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक यानी डिफरेंशिएटेड बैंक के रूप में दो बैंक स्थापित किए गए, एक स्मॉल फाइनेंशियल बैंक और एक पेमेंट बैंक। तो कहानी पहले स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की सुनते हैं, ठीक। तो आ जाइए, क्या है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक? स्मॉल फाइनेंशियल बैंक भी एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है। हमने बताया था कि जब कोई बैंकिंग लाइसेंस लेने जाता है तो आरबीआई कहती है कि हम आपको अपने आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसूची 2 में शामिल कर लेते हैं, आप अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक बन जाएंगे। बताया था ना कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक वो बैंक है जिन्हें आरबीआई अपने आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 2 में शामिल कर लेती है, ठीक। तो ये भी अगर हम कहें कि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, यानी इनको भी आरबीआई ने अपने आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 2 में शामिल कर लिया, ठीक। लो ये कमीशा है, उसके बचपन का नाम गौरैया है, कितना प्यारा नाम है। चल तू मेरी गौरैया बिटिया रहेगी, अब मैं तुझे गौरैया बिटिया से बुलाऊंगा। तो आ जाओ, आ जाओ गौरैया तोता मैना सब लोग आ जाओ। अर्थात स्मॉल फाइनेंशियल बैंक तकनीकी रूप से एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है जो भारत में विभेदित बैंकिंग का हिस्सा है। यानी आरबीआई ने इन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को अपने यहाँ किसके रूप में दर्ज किया है? इन्हें अपने यहाँ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में दर्ज किया। अब उद्देश्य क्या है इनका? एम क्या है इनका? इनका उद्देश्य है लघु व्यवसायिक इकाइयों। लघु व्यवसायिक इकाई मतलब छोटे छोटे दुकानदार, लघु एवं सीमांत किसान अर्थात छोटे किसान, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग छोटे छोटे उद्योग, साथ ही साथ असंगठित क्षेत्र अनऑर्गेनाइज क्षेत्र, चाय वाला, रेहड़ी वाला, खुमचे वाला, ये लोग जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के उद्देश्य में कहा जा रहा है कि इनको ऋण देने के लिए, इन तक कर्ज पहुंचाने के लिए हम इसकी स्थापना कर रहे हैं। अब समझना, हमने विभेदिक बैंकिंग के लिए क्या कहा कि विभेदिक बैंक का मतलब ऐसा बैंक जो जनता के विशेष वर्गों के लिए काम करेंगे। तो आप देखिए स्मॉल फाइनेंशियल बैंक किनको किनको ऋण देगा? तो लघु व्यवसायिक इकाइयों को ऋण देगा, लघु सीमांत किसानों को ऋण देगा, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को ऋण देगा, असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं को ऋण देगा। यानी हमारी अर्थव्यवस्था में जो छोटे छोटे वर्ग हैं, छोटे छोटे क्लास हैं, स्पेशली उनके लिए काम करेगा। और जब यह स्पेशली जनता के एक विशिष्ट वर्ग के लिए काम कर रहा है तो ये हो गया ना डिफरेंशिएटेड बैंक, विभेदित बैंक हो गया ना। समझना, ठीक, समझना, समझना बात को। यानी फिर से समझिए, अर्थात जो हमारा स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है, अगर सवाल उठाएं कि यह क्या है, यह क्या है, तो हम कह सकते हैं कि यह तकनीकी रूप से पेपर पर एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है जो भारत में विभेदित बैंकिंग का हिस्सा है। इसका उद्देश्य है लघु व्यवसायिक इकाइयों को, सूक्ष्म एवं लघु सीमांत किसानों को, लघु एवं सीमांत किसानों को, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को, असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं को ऋण देने के लिए इसकी स्थापना की गई। ठीक, समझना, इसकी स्थापना। तो दो बैंक बनाए गए, एक पेमेंट बैंक, एक स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। पहले कौन बना? स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। तो उसकी कहानी हम कह रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे सवाल पूछते हैं उसी क्रम में इसको मैंने लिखा है, उसी क्रम में सजाया है। तो इनके लिए ये बनाया गया है। अब हम बात करते हैं पात्रता क्या है, आखिर कौन लोग इस बैंक को खोल सकते हैं? कौन लोग इस बैंक को खोल सकते हैं? तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इस बैंक को खोल सकता है। कोई कारपोरेट, आइए बैंक खोलिए, आरबीआई कहती है आइए हमसे लाइसेंस लीजिए, बैंक खोल दीजिए। कोई ट्रस्ट, कोई भी सोसाइटी, इन सबके द्वारा वो स्थापित किए जा सकते हैं। यानी आरबीआई कहती है कोई व्यक्ति आएगा तो भी हम कह देंगे खोलिए, कोई कारपोरेट आएगा, कोई ट्रस्ट आएगा, कोई सोसाइटी आएगी, मना हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं। इनमें से कोई भी लोग बैंक खोल सकते हैं, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक खोल सकते हैं। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर पहले से काम कर रही कोई एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, कोई पहले से काम कर रही, कोई पहले से काम कर रहा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, कोई पहले से काम कर रहा लोकल एरिया बैंक है, तो अपने आप को स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में रूपांतरित कर सकता है। आरबीआई कह रही है ये तो लोग आकर के डायरेक्ट खोल सकते हैं, आरबीआई कह रही है लेकिन पहले से काम कर रहा कोई एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, पहले से काम कर रहा कोई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, पहले से काम कर रहा कोई लोकल एरिया बैंक है, तो वह भी अपने आप को स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के रूप में रूपांतरित कर, ठीक ठीक ओपन कर सकता है। 2019 में आरबीआई ने ऑन टैप फैसिलिटी प्रारंभ की। ऑन टैप फैसिलिटी का मतलब, पहले आरबीआई सिर्फ अप्रैल के महीने में स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के लिए लाइसेंस देता था, ये अप्रैल के महीने में आइएगा उसी महीने देंगे। 2019 से आरबीआई ने ऑन टैप फैसिलिटी आरंभ की। ऑन टैप फैसिलिटी का मतलब होता है सालों भर आइए लाइसेंस लेकर के जाइए, ठीक, सालों भर आइए लाइसेंस लेकर के जाइए। यानी कोई भी व्यक्ति, कोई भी कारपोरेट, कोई भी ट्रस्ट, कोई भी सोसाइटी आरबीआई कह रही है हमारे साथ पूरा कीजिए, लाइसेंस लेके जाइए, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक खोल दीजिए। आरबीआई ये भी कह रही है कि पहले से काम कर रही कोई एनबीएफसी है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, लोकल एरिया बैंक है, अब आइए आपको हम बदल देंगे स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। क्लियर हो गया? यहां तक बात हो गई। तो ये इसकी पात्रता है, ये कौन दांत दिखा रहा है, ठीक। अगली शर्त क्या है? अगली शर्त आरबीआई की है कि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का जो प्रमोटर होगा, जो व्यक्ति स्मॉल फाइनेंशियल बैंक खोलेगा, उसके लिए अनिवार्य है कि उसके पास कम से कम पिछले 10 वर्ष का बैंकिंग या वित्तीय क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। बैंकिंग या वित्तीय क्षेत्र में काम करने का अनुभव होना चाहिए पिछले 10 वर्ष का। कह रहे आरबीआई के पिछले 10 साल का बैंकिंग क्षेत्र या वित्तीय क्षेत्र में काम करने का अनुभव होना चाहिए, ठीक।
और कह रहे आरबीआई कि अगर मान लीजिए आपके पास अनुभव, आप खुद ही डायरेक्ट काम किए हो या आपके अधीन जो कंपनी काम कर रही हो, तो उस कंपनी को ही 10 वर्ष का वित्तीय क्षेत्र में या बैंकिंग क्षेत्र में काम करने का अनुभव होना चाहिए। ठीक, समझ में आ गई बात? साक्षी, रूपाली स्क्रीन पर दिख रहे हो बेटा आप लोग। अंकित, बात समझ में आ गई बात? एसपी गेमिंग ये क्या है? ठीक, सबको बात समझ में आ रही है? तो कौन कौन खोलेंगे? आरबीआई कह रही है कि 10 साल का अनुभव लेकर के आए। एक खुशबू पूछ रही है सर मैं ब्लॉक हूं क्यों? कहां ब्लॉक हो? दिख तो रही है तुझे। यानी आरबीआई कह रही है कि इतने दिन का अनुभव लेकर के आइए, 10 साल का अनुभव लेकर के आइए और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक खोल दीजिए। आरबीआई ये भी कह रही है कि जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का प्रमोटर होगा, जो मेन आदमी होगा, इसके अलावा इसके जितने भी शेयर धारक होंगे, किसी के पास 10% से अधिक का हिस्सा नहीं होगा। यानी कोई भी शेयर धारक, प्रमोटर के अलावा कोई भी शेयर धारक ऐसा नहीं होगा जिसके पास 10% से अधिक का शेयर हो। समझना बात? अंकित बेटा बात समझना। मैं बार बार आप लोगों से छोटे छोटे टुकड़ों में इसलिए समझा रहा हूं कि आप जीएस का सबसे कठिन सेक्शन इकोनॉमी पढ़ रहे हो और इकोनॉमी का सबसे कठिन सेक्शन बैंकिंग पढ़ रहे हो। विकास ध्यान से सुनो, तेरे मुद्दे पर बात करेंगे आखिरी में। इसलिए मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं। आपकी सफलता का राज इनमें छुपा है, इन कठिन चीजों में ही छुपा है। क्या आप लोगों को बातें समझ में आ रही है ना? ठीक, बातें समझ में आ रही है ना? ठीक, यानी एक पूछ रहा कौन कौन बैंक खोल सकता है, तो अभी तो बताया है ना, फिर से बता दे रहे हैं। यानी कोई भी व्यक्ति, हम आप में से कोई भी व्यक्ति इस बैंक की स्थापना कर सकता है। आप भी जाओ, बस 100 करोड़ लेकर के जाना है। आरबीआई कहती है 100 करोड़ लेकर के आओ, अभी आगे बताएंगे। आप भी खोल सकते हो, बस ज्यादा नहीं, 100 करोड़ लेकर के जाना है। 100 करोड़ लेकर के और 10 साल का एक्सपीरियंस लेके पहुंच जाओ। एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये सब चीजें आएंगे। एनबीएफसी एक संस्थान होता है जो केवल ऋण देता है, पैसा, लोगों का पैसा नहीं, एक प्रकार का बैंक है। एनबीएफसी भी एक प्रकार का बैंक है लेकिन पूरा बैंक नहीं है। एनबीएफसी लोन तो देता है लेकिन पैसा नहीं जमा कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल बैंक में क्या होता है, जाइए पैसा भी जमा कीजिए, खाता भी खुलवाइए, लोन भी लीजिए। यहाँ एनबीएफसी सिर्फ लोन देता है, खाता नहीं खुलवाता है। ठीक, समझ में आ गई बात? ठीक है बेटा लोग, समझना बच्चा। तो यानी कौन खोल सकता है, वही बात पहले आ सके। तो आरबीआई कहती है अभी 100 करोड़ वाला आएगा कि 10 साल का अनुभव होना चाहिए, या तो आपका वित्तीय क्षेत्र में अनुभव, काम करने का अनुभव होना चाहिए, या आपके अधीन जो कंपनियां हैं वो कंपनियां कम से कम 10 साल फाइनेंस सेक्टर में काम की हो। 100 करोड़ रुपया लेकर के आइए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कारपोरेट, कोई भी ट्रस्ट, कोई भी सोसाइटी, आइए स्थापित कर लीजिए। समझना बात को। तो बात ये हो रही है कि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के जो प्रमोटर होंगे उनके पास 10 साल का अनुभव होना अनिवार्य है, या उनके अधीन जो कंपनियां होंगी उसके पास 10 साल का फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने का अनुभव होना अनिवार्य है। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि जो प्रमोटर होगा, प्रमोटर के अलावा कोई भी ऐसा नहीं होगा, प्रमोटर के अलावा कोई भी ऐसा नहीं होगा, ठीक, जिसका शेयर 10% से अधिक हो, ये शर्त है। आरबीआई कह रही है कि भारतीय भी खोल सकते हैं और विदेशी भी खोल सकते हैं। भारतीय भी खोल सकते हैं और विदेशी भी खोल सकते हैं। आरबीआई कह रही है कि भारतीय भी खोल सकते हैं और कौन खोल सकते हैं? विदेशी भी खोल सकते हैं। भारतीय भी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक खोल सकते हैं और विदेशी भी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक खोल सकते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात? उमा लिख रही है सर इकोनॉमी पढ़ने के बाद हमें रोजगार और उद्यम के तमाम तरीकों से रूबरू हो रहा है। दिल से पढ़ तो लो बेटा लो। मुझे एक वरदान मिला है, बताओ बताओ, मुझे एक वरदान मिला है, ब्रह्मा जी ने दिया है। सही मजाक नहीं, बोलो बता दूं? बता दो अंकित, बता, बसंत बता। इसमें पसंद करा, इसमें 5 लाख का सिस्टम नहीं, वो जमाना गया, इसमें 100 करोड़ का सिस्टम है। आजा, एक वरदान मिला है। ठीक, रुद्र बता, वरदान बताऊं? पक्का सबको चाहिए? ब्रह्मा जी ने सीधे मुझे वरदान दिया है, जानते हो क्या? कि मेरा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी कभी अपने जीवन में गरीब नहीं हो सकता। जो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उसके पास भी 150 करोड़ होंगे, वो भी बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज और रेंज रोवर अफोर्ड कर पाएगा। ये मुझे वरदान मिला है। ब्रह्मा जी की मैंने तब पूजा किया, प्रसन्न हुए, बोले जाओ जो तुमसे इकोनॉमी पढ़ लेगा कोई गरीब नहीं रहेगा। जो एकदम सबसे आवारा होगा, एकदम सबसे लफुआ होगा, वो भी बीएमडब्ल्यू से चलेगा, वो भी मर्सिडीज से चलेगा। समझ में आ गई बात? ठीक, एक बार इस अर्थतंत्र को तो समझो तो। ठीक, हाँ सच में। तो जो लोग तुमसे कहते हैं ना, कह रहे तुमसे कुछ नहीं होगा, तो उससे कह देना करोड़पति बनने की गारंटी तो हमारे गुरुजी ने ही दे दी है। जब कुछ नहीं होंगे तब इतना होंगे तुमको खरीद ले, और कुछ खो गए तो जमाना देखेगा। ठीक ना? समझ में आ गई बात? इसलिए अस्वस्थ रहो, मस्त रहो, लड़ते रहो। ठीक, गौर से सुनो, कृष्ण की पुकार क्या है, पूरा का पूरा भागवत गीता का सार क्या है? अर्जुन कृष्ण से क्या कहते हैं? सबसे बड़ा धर्म है अनवरत लड़ते रहना। जीत हार तो बात की बात है, लड़ना सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा धर्म है चलते रहना। आप सिर्फ लड़ते रहो, आपके लिए लड़ाई का तात्पर्य है आप सिर्फ पढ़ते तो रहो, शिद्दत से पढ़ते तो। जब कुछ नहीं होगा तब भी ब्रह्मा जी का वरदान है तुम सबके लिए, इसलिए तनाव मुक्त होकर के अपनी सारी ताकत और तासीर डाल दो बस एक बार, बाकी हम देख लेंगे, टेंशन मत लो। ठीक ना? तो आ जाइए, यानी कह रही है कि आरबीआई की स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के लिए भारतीय और विदेशी दोनों खोल सकते हैं। पेड अप कैपिटल यानी न्यूनतम पूंजी जितना लगा कितना होना चाहिए? 100 करोड़। दूसरी बात, इनके लिए आरबीआई रेगुलेशन है, और आरबीआई रेगुलेशन ये है कि इन्हें सीआरआर और एसएलआर दोनों रखना होता है। सीआरआर और एसएलआर दोनों रखना होता है। सीआरआर और एसएलआर दोनों होता है। इन्हें पीएसएल का 75% रखना होता है। अभी थोड़ी देर बाद मैं पीएसएल पढ़ाऊंगा, तो चुपचाप बस इतना जान लो, इन्हें पीएसएल का 75% देना होता है।
इन्हें बस एक फैक्ट याद रखो, अभी पीएसएल बता रहे हैं, इसके बाद पीएसएल ही बताएंगे, इस डिफरेंशिएटेड बैंकिंग के बाद पीएसएल ही बताएंगे। इन्हें पीएसएल का 75% देना होता है। क्या होता है? पीएसएल का 75% देना होता है। साथ ही साथ एक बात और है, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के बारे में कहा गया है कि आप स्मॉल फाइनेंशियल बैंक हो तो आप जो टोटल लोन दोगे, इस टोटल लोन में 50% जिसको जितना चाहो दे दो, लेकिन आप अपने टोटल लोन का जो 50% होगा वह किसी भी एक व्यक्ति को 25 लाख से अधिक नहीं दोगे। 25 लाख क्या दोगे? मैक्सिमम होगा। अर्थात मान लीजिए कोई स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है, वह 100 करोड़ रुपया लोन दे रहा है, तो 50 करोड़ रुपया वह जिसको जितना चाहे दे दे। शेष जो 50 करोड़ रुपया होगा उसमें से किसी भी व्यक्ति को मैक्सिमम जो देगा वो 25 लाख ही देगा। यह स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की बात है कि कुल ऋण का 50% 25 लाख तक ही देना होगा। ठीक, समझ में आ गई बात? समझना, बात समझ में आ रही है? साथ ही साथ एक शर्त रखी गई है ग्रामीण पहुंच की। ग्रामीण पहुंच मतलब स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के लिए कहा गया है कि आप जितना भी शाखा खोलोगे उसका 25% ग्रामीण क्षेत्रों में खोलना अनिवार्य है। ठीक, क्या है कि 25% शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खोलनी अनिवार्य है। ठीक, 25% शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खोलनी अनिवार्य है। यानी मान लो कोई स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है, 500 शाखा खोल दिया पूरे देश में, तो उसका 25% कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक, समझ में आ गई बात? ये सारे के सारे डेबिट कार्ड जारी करते हैं, ये सारे के सारे डेबिट कार्ड जारी करते हैं, सारे के सारे डेबिट कार्ड जारी करते हैं। साथ ही साथ ये सारे क्रेडिट कार्ड भी जारी करते हैं, डेबिट कार्ड भी जारी करते हैं और क्रेडिट कार्ड भी जारी करते हैं। यानी डेबिट कार्ड भी जारी करते हैं और क्रेडिट कार्ड भी जारी करते हैं। समझना बात को। अगर अन्य फंक्शन की बात की जाए, अन्य कार्यों की बात की जाए, तो ये कुछ ऐसी सेवाएं भी दे सकते हैं जिसमें बहुत जोखिम न हो। जैसे ये म्यूचुअल फंड इकाइयों का वितरण कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड को बेच सकते हैं, सब आएगा म्यूचुअल फंड में, पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ये पेंशन उत्पाद बेच सकते हैं, विभिन्न प्रकार के पेंशन उत्पाद होते हैं। ये बीमा उत्पाद का भी वितरण कर सकते हैं। ठीक, कुछ स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के एग्जाम्पल देख लो, जैसे कैपिटल स्मॉल फाइनेंशियल बैंक पंजाब में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। उज्जीवन कर्नाटक में है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। अपने उत्तर प्रदेश में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है। ये बातें हैं स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की। समझ में आ गया स्मॉल फाइनेंशियल बैंक? बता। ठीक, अच्छा सर लोन देने वाला सुविधा फिर से बता दे। देखो इसमें कहा गया है, ठीक, अच्छा डेबिट कार्ड का मतलब जो एटीएम कार्ड लेकर के घूमता है ना तू अपने पॉकेट में पापा वाला, वो डेबिट कार्ड ही है। देखो लोन का मतलब है कि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के बारे में कहा जा रहा है कि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक जो टोटल लोन देगा चाहे जितना दे, कहा गया है कि ये स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है, ये कोई स्मॉल फाइनेंशियल, कहा गया है कि जो टोटल लोन देगा चाहे जितना भी दे, इस लोन में 50% लोन, टोटल लोन का जो 50% है वो अपनी मर्जी से दे सकता है। 50% अमाउंट किसको कितना देना है या बैंक जाने, इस पर प्रतिबंध नहीं। लेकिन आरबीआई का जो शेष 50% लोन है, उस 50% लोन का वितरण इस तरह किया जाएगा कि किसी भी व्यक्ति को 25 लाख से अधिक न मिले, 25 लाख से अधिक ना मिले। समझा बच्चा लोग? किसी भी व्यक्ति को 25 लाख से अधिक ना मिले। भाई ये कौन है जिसको नहीं क्लियर हुआ है? बता बेटा, किसी को दिक्कत है, कोई रो रहा है? बता बता बता, कहां गया कहां गया? ठीक, हो गई बात? तो ये है बात स्मॉल, ठीक, फाइनेंशियल बैंक की। अब बात करते हैं, हमने यहां कहा था कि आरबीआई ने दो बैंक स्थापित किए स्मॉल डिफरेंशिएटेड बैंकिंग को, एक स्मॉल फाइनेंशियल बैंक और दूसरा पेमेंट बैंक। आ जाइए बहुत तेजी से एक बार रिवाइज करा देते हैं भाई, तो देख लो क्या है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, इन्हीं को लघु वित्त बैंक कहते हैं। तो यह आरबीआई के पास अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में दर्ज है, भारत में विभेदित बैंकिंग का हिस्सा है। इनका उद्देश्य क्या है कि लघु व्यवसायिक इकाइयों को, लघु व्यवसाय सीमांत किसानों को, सूक्ष्म लघु उद्योगों को, असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं को ऋण देने के लिए काम करते हैं। पात्रता यह है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कारपोरेट, कोई भी ट्रस्ट, कोई भी सोसाइटी नहीं स्थापित करती है। एक बात और कही जा रही है कि पहले से काम कर रही कोई एनबीएफसी है, कोई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, कोई लोकल एरिया बैंक है, या अपने कोई स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में रूपांतरित कर सकते हैं। 2019 से आरबीआई ने अनटैप फैसिलिटी प्रारंभ की, इसका मतलब सालों भर स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का लाइसेंस देगी। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का प्रमोटर जो होता है, अर्थात मेन मालिक होता है जो शुरुआत कर रहा है, उसके लिए 10 वर्ष का बैंकिंग या वित्तीय अनुभव होना अनिवार्य है। या अगर उसने नहीं लिया तो उसके अधीन जो कंपनी काम कर रही है, कंपनी के लिए अनिवार्य है। प्रमोटर के अलावा अन्य शेयर धारक का हिस्सा 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। विदेशी और भारतीय दोनों स्मॉल फाइनेंशियल बैंक खोल सकते हैं। कम से कम 100 करोड़ रुपया चाहिए। आरबीआई का रेगुलेशन है कि सीआरआर और एसएलआर दोनों रखना होगा। प्रायोरिटी सेक्टर लैंग्वेज पीएसएल इनके लिए 75% आगे बताएंगे, और है कि कुल ऋण का ये 50% मैक्सिमम 25 लाख ही तक दे सकते हैं। ग्रामीण पहुंच के बारे में कहा जाता है कि ये इनकी 25% शाखाएं ग्रामीण पहुंच की होनी चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करनी चाहिए। सभी प्रकार की जमाएं स्वीकार करते हैं, डेबिट कार्ड देते हैं, क्रेडिट कार्ड देते हैं, गैर जोखिम साझा करने वाली अन्य सेवाएं भी देते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड का या पेंशन उत्पाद, बीमा वितरण इत्यादि सब करते हैं। कुछ उदाहरण एक दो हमने बता दिया। पंजाब में ये बड़ा काम कर रहा है कैपिटल फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस, उज्जीवन कर्नाटक का है, उत्कर्ष यूपी का है, ये सब है। समझ में आ गई बात? तो ये बात रही स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की। अब तो एकदम सबको हो गया होगा बढ़िया। बच्चा पार्टी सबको बताओ। अच्छा अश्मीना पूछ रही है कि सर सीआरआर एसएलआर क्या है? बेटा पुराना वीडियो देखो, इसको तो मैंने बहुत विस्तार से बताया, याद करवा दिया तुम लोगों को। आरबीआई का वीडियो देख लो, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में देखो, बहुत विस्तार से बताया बेटा सीआरआर और एसएलआर। ठीक ना? एकदम मस्त। ठीक, मस्त हो गया ना? सीआरआर और एसएलआर हमारा विद्यार्थी तुमको बता देगा।
आएगा आएगा, माइक्रो फाइनेंस भी आएगा, एनपीए भी आएगा, सब आएगा, क्रमशः ये ना आएगा, इसी बैंकिंग वाले चैप्टर में आएगा। इकोनॉमी का सबसे बड़ा चैप्टर ये बैंकिंग ही है। ठीक ठीक। अब आओ पेमेंट बैंक के बारे में एक बात कहते हैं। पेमेंट बैंक विभेदित बैंकिंग के रूप में 2015 में स्थापित किया गया पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक की सिफारिश 3 लोगों ने की थी, 3 समितियों ने की थी। ठीक। एक तो नचिकेता मोर समिति जो 2014 में बनी थी वित्तीय समावेशन पर, उसने भी सिफारिश की थी। ठीक, समझना समझना बात को। ठीक, प्रियांशु आ गया। उज्जवल कर रहे हैं सर इसमें वैसा ही अकाउंट होगा जैसे कमर्शियल बैंक का होता है। हाँ सब कुछ है। अब आ जाओ, देखो हिना सीआरआर समझा दे रही है एक एक लाइन में। आ जाओ बात करते हैं पेमेंट बैंक। एक समिति बनी थी 2013 में, 2 समितियां बनी थी। एक तरफ बनी थी वित्तीय समावेशन पर समिति, उसको भी नचिकेता मोर ही लीड कर रहे थे, और दूसरी तरफ एक समिति और बनी थी व्यापक वित्तीय सेवाओं की समिति, जिसे ये भी 2013 में ही बनी थी। यानी एक समिति हमने यहां बताया, पीछे बताया था नचिकेता मोर की, जो वित्तीय समावेशन पर समिति बनी थी। ठीक, समझ में आ गई बात। सेल्फी है जो मेरी पहली बार क्लास में आई तो समझना। ठीक, समझना बात को। तो एक साथ 2 समितियां एक ही साल में बनी। एक बनी वित्तीय समावेशन पर समिति, अभी पीछे बताया नचिकेता मोर साहब लीड कर रहे थे। उस समिति की भी जब रिपोर्ट दे रहे थे तो नचिकेता मोर ने कहा था कि भारत में विभेदित बैंकिंग की शुरुआत करो। उसके बाद जब व्यापक वित्तीय सेवाओं की समिति 2013 में बनी थी, इसको भी लीड कर रहे थे नचिकेता मोर, तो इसकी भी रिपोर्ट देते समय उन्होंने कहा था कि पेमेंट बैंक की स्थापना कीजिए। साथ ही साथ इसी समय एक बनी थी उषा थोराट समिति, उषा थोराट समिति, थोराट समिति। ठीक, इस उषा थोराट समिति ने भी कहा था कि पेमेंट बैंक की स्थापना कीजिए। क्या कीजिए? पेमेंट बैंक की स्थापना कीजिए। ठीक, यानी दोनों समितियां, नचिकेता मोर भी कह रहे हैं पेमेंट बैंक की स्थापना कीजिए, उषा थोराट भी कह रही है पेमेंट बैंक की स्थापना कीजिए। यहां तक बात क्लियर? और ये लोग कह रहे हैं कि पेमेंट बैंक की स्थापना कीजिए, और ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा बैंक बनाइए। पेमेंट बैंक कैसे काम करता है? पेमेंट बैंक के बारे में कह रहे हैं कि एक बैंक बनाइए, ये होगा कौन? पेमेंट बैंक। इसका नाम क्या होगा? पेमेंट बैंक। समझना, इसका नाम होगा पेमेंट बैंक। यहां लिख देते हैं पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक कह रहे हैं कि यह ऐसा बैंक होगा जिसमें लोग पैसा जमा करेंगे। ठीक, लोग पैसा जमा करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, लोग पैसा डिपॉजिट करेंगे, पैसा जमा करेंगे। कहा गया कि एक बार में आप मैक्सिमम 2 ही लाख जमा कर सकते हो, एक बार में मैक्सिमम 2 ही लाख जमा कर सकते हो। ये लोग पैसा डिपॉजिट करेंगे, यानी पेमेंट बैंक डिपॉजिट स्वीकार करेगा, जमा स्वीकार करेगा। ठीक, समझ में आया बात? ठीक, पेमेंट बैंक पैसा जमा करेगा। बिजनेस कर रहा है कि पेमेंट बैंक ही फोन पे है क्या? नहीं, फोन पे तो एप्लीकेशन है, जो कोई बैंक थोड़ा है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब एप्लीकेशन है, ये फिनटेक है, बैंक थोड़ा है। समझना, यानी ये पेमेंट बैंक है जिसमें आप पैसा जमा कर सकते हो। लेकिन पेमेंट बैंक उधार नहीं देगा, पेमेंट बैंक किसी को लोन नहीं देगा। इस बैंक के उधार देने पर प्रतिबंध लगाया गया है, इस बैंक के उधार देने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो अब यही सवाल उठता है, पेमेंट बैंक अगर उधार नहीं देगा तो जो पैसा जमा होगा उसका करेगा क्या? क्योंकि जो लोगों ने पैसा जमा किया है इनका पैसा वापस भी करना है, वो भी ब्याज समेत, ब्याज समेत, ब्याज सहित वापस करना है। तो इन लोगों का पैसा जमा करवाएगा तो कहीं से तो कमाना पड़ेगा। समझना, तो आरबीआई कह रही है देखिए पेमेंट बैंक लोन तो नहीं देगा, पेमेंट बैंक के पास जो भी जमा आएगा वह इसका 75% निवेश करेगा सरकारी प्रतिभूतियों में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। 75% कहां निवेश करेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। 75% कहां निवेश करेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और 25% ये क्या कर देगा? किसी भी अन्य बैंक की में एफडी में निवेश करेगा, फिक्स डिपॉजिट में, जहां ये चाहे वहां निवेश कर सकता है। सिक्योरिटीज खरीदेगा, यहां से भी ब्याज मिलेगा तो उसी ब्याज से इनको वापस कर देगा। एफडी में निवेश करेगा, यहां से ब्याज मिलेगा, इनको वापस कर देगा। किसी को लोन नहीं दे सकता है। ठीक, समझ में आ गई बात? आप कहोगे इसके लोन देने पर रोक क्यों है? दरअसल पेमेंट बैंक बनाया गया उन लोगों को जो छोटे छोटे काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी इत्यादि करते हैं, छोटा छोटा बिजनेस व्यवसाय है, आसपास बैंक नहीं है, बैंक खोलना भी महंगा पड़ेगा, तो बैंक में पैसा नहीं जमा कर सकते। तो कहा गया छोटा छोटा बैंक खोल देते हैं, प्राइवेट सेक्टर को कह देते हैं छोटा छोटा बैंक खोल लीजिए, इन लोगों का पैसा जमा करते रहिए। उस पैसे को लोन मत दीजिए क्योंकि लोन रिस्की है, ये बहुत छोटे लोगों का पैसा है, इनके पैसे को हम आरबीआई कहती है रिस्क में डाल नहीं सकते हैं। तो आरबीआई कहती है पेमेंट बैंक खोलिए, लोगों का जमा स्वीकार कीजिए, किसी को लोन मत दीजिए, 75% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करिए, 25% आप किसी बैंक की एफडी ले लीजिए। इसी को हमने यहाँ एक चित्र के माध्यम से दिखाया है कि जो पेमेंट बैंक है ये डिपॉजिट स्वीकार करेगा कितना? 2 लाख तक का। ठीक, और फिर ये बैंक नॉन कर्ज नहीं दे सकते तो पैसे का क्या करेंगे? 75% सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करेंगे, 25% किसी एफडी में निवेश। ठीक, क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? ये ऐसे काम करेंगे। तो आइए थोड़ा इनके बारे में और जानते हैं। इनका उद्देश्य है, इन पेमेंट बैंकों का उद्देश्य है कि छोटे बचत खाते खोलना, छोटा छोटा सेविंग अकाउंट खोलो। छोटे लोगों के पास छोटी ही सेविंग अकाउंट होती। ठीक, समझना बात को।
इनका उद्देश्य छोटे छोटे बचत खाते खोलना। प्रवासी श्रमिकों के, वे मजदूर जो घर द्वार छोड़कर के शहर में नौकरी करने गए हैं, बेचारे कमाते हैं, दूर बैंक है, अगर बैंक जाना है तो एक दिन की दिहाड़ी जाती है, इसलिए कहा गया कि हर चौक चौराहे पर कोई लैपटॉप लेकर बैठ जाए, पेमेंट बैंक का काम करने लगे। तो जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए खाते खोलिए, जो कम आय वाले परिवार हैं उनके खाते खोलिए, जो बहुत छोटा छोटा गोलगप्पे बेच रहा है, समोसा बेच रहा है, चाय बेच रहा है, रेडी वाला है, उनके व्यवसाय के लिए अकाउंट खोलिए, जो भी उनकी छोटी बचत है जमा कीजिए, जो असंगठित क्षेत्र की जितनी भी संस्थाएं हैं, ठीक, उनके लिए क्या कीजिए, खाता खोलिए और उनके पैसे को जमा कर दीजिए। इन सबको का डिपॉजिट स्वीकार कीजिए, जमा स्वीकार कीजिए, और जब ये मांगे तब इन्हें पेमेंट भी कीजिए, और इस प्रकार वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाइए। ये सारी सुविधाएं इन छोटे लोगों को दीजिए। तो पात्रता क्या है, अर्थात कौन खोल सकता है? पात्रता क्या है, अर्थात कौन खोल सकता है? ठीक, कौन खोल सकता है? तो आरबीआई कह रही है कि कोई भी एनबीएफसी पेमेंट बैंक खोल सकती है, कोई भी मोबाइल टेलीफोन कंपनी पेमेंट बैंक खोल सकती है। इसलिए आप देखते होंगे जियो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक, कहा गया कि जो सुपरमार्केट चेन होती है जैसे बालमार्ट इत्यादि, ये खोल सकती है। कहा गया कि जो सहकारी संस्थाएं हैं ये खोल सकती है, जो कंपनियां हैं ये खोल सकती हैं, लेकिन सिर्फ भारतीय नागरिक खोल सकते हैं, विदेशी नागरिक नहीं खोल सकते हैं। ठीक, अच्छा, समझ में आ गई बात? कुछ लोग पूछ रहे हैं एफडी क्या है? एफडी मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, बैंक में पैसा फिक्स कर दीजिए कुछ समय के लिए। तो बात ये उठी कि इसे केवल भारतीय नागरिक खोल सकते हैं, विदेशी नहीं खोल सकते। आप कहोगे विदेशी क्यों नहीं खोल सकते? दरअसल दरअसल यह संस्थान या पेमेंट बैंक लोन तो देता नहीं है, या लोन तो देता नहीं है। होता क्या है कि मान लीजिए कोई विदेशी आया है, 100 करोड़ लगाया है, बैंक खोला है, लोगों ने पैसा भी जमा किया है, लोन भी बटा है, तो उसका सारा संपत्ति यही है, लेकिन ये लोन तो देता नहीं। या मान लीजिए कोई विदेशी आए, पेमेंट बैंक खोल दे, 100 करोड़ लगा दे और 100-200 करोड़ रुपया लोगों का जमा कर ले, सारा प्रतिभूतियों में निवेश कर दे, बैंक में एफडी कर दे, उसके बाद लंदन में जाकर के एफडी भी तोड़वा ले, वहीं से बैठे बैठे प्रतिभूतियां भी बेच दे, पकड़ ही नहीं पाएंगे। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात? एक पूछ रहा है एफडी पर इंटरेस्ट मिलता है क्या? हाँ भाई, इसमें 7.5% मिल रहा है। एक पूछ रहा है असंगठित क्षेत्र क्या है? वो कोई भी क्षेत्र जो जहां वो कोई भी व्यवसाय जहां 10 से कम लोग काम करते हैं, असंगठित क्षेत्र कहा जाता है। जितनी दुकान देखते हो सब असंगठित क्षेत्र है। समझ रहे हो ना बात? ठीक, हाँ, करा नीरव मोदी तो नहीं बन जाएगा। क्लियर है ना? बताना आप लोग। तो केवल भारतीय नागरिक ही खोल सकते हैं, या कई प्रकार की जमाएं, कई प्रकार के खाते खोल सकते हैं। ठीक, अंशिका क्या लिख रही है? अंशिका बेटा समझ में आ रहा है? वालिहा, वालिहा को मैं पहली बार देख रहा हूं, अब तक तो मैं नहीं देख पाया था, इसके लिए क्षमा बिटिया, पहली बार देख रहा हूं, ढेर सारा आशीर्वाद। तो आइए बच्चों समझो, ठीक, समझना, यहां देखो ध्यान से, ये सब हो गई। अब डिपॉजिट यानी जमा, कौन कौन सा खाता खोल सकते हैं, कौन कौन सा जमा स्वीकार कर देते हैं। ठीक, ठीक, समझना बात। तो कहा गया है कि पेमेंट बैंक डिमांड डिपॉजिट खोल सकते हैं, ये सब जमा के प्रकार है, बस इतने जान लो। सेविंग डिपॉजिट खोल सकते हैं, करेंट डिपॉजिट खोल सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट खोल सकते हैं, टर्म डिपॉजिट खोल सकते हैं, बस ये रिकरेंट डिपॉजिट नहीं खोल सकते, बस ये याद रखना, इसमें बाकी कुछ मत याद रखना, ये रिकरेंट डिपॉजिट नहीं खोल सकते। रिकरेंट डिपॉजिट का मतलब होता है, रिकरेंट डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है, जैसे मान लीजिए बैंक में आपका खाता खुला है, उसमें तनख्वाह आ रही है, तो आप एक नया खाता खोल देते हो रिकरेंट डिपॉजिट, और बैंक वाले से कह देते हो कि हर महीने हमारी तनख्वाह से 5-10 हज़ार रुपया काट करके इस खाते में ट्रांसफर करते रहो, तो जो आपके खाते में पैसा आएगा 10 हज़ार रुपया उस खाते में चला जाएगा। पेमेंट बैंक सभी प्रकार का खाता खोल सकते हैं, केवल रिकरेंट डिपॉजिट नहीं खोल सकते। तो आप लोग सोचते होंगे जब इतना प्रकार का खाता खोलने की इजाजत दी गई है तो रिकरेंट डिपॉजिट भी खोल दिया जाता है, याद रखना भाई। रिकरेंट डिपॉजिट का मतलब क्या है? हर महीने पैसा ट्रांसफर होता रहेगा, हर महीने की 5 तारीख को फिक्स कर दिया जाता है, 8 तारीख को फिक्स कर दिया जाता है, पैसा ट्रांसफर होता रहेगा। हर महीने की फिक्स तारीख की तनख्वाह किसकी आती है? जो सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट में बड़े स्तर पर कॉर्पोरेट में काम करते हैं। बाकी जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिनकी दुकानें हैं, छोटे व्यवसायिक इकाइयां हैं, दूसरी दुकान में काम करते हैं, अपना ठेला रेड़ा खोंचे लगाते हैं, उनके यहाँ किसी महीने की फिक्स तारीख को तो तनख्वाह आती नहीं है। और साथ साथ इसमें ये बैंक बहुत छोटे गरीब लोगों के लिए खोला गया है, तो छोटा गरीब लोग इतना ही करता है, महीने भर का खर्चा चलाता है, 1000-2000 बचाता है, फिर कभी भी लेकर डाल देता है। तो रिकरेंट डिपॉजिट यहाँ व्यवहारिक है नहीं, इसलिए रिकरेंट डिपॉजिट नहीं खोला गया। समझ में आ गई बात? रिकरेंट डिपॉजिट नहीं खोला गया है। मैक्सिमम 2 लाख रुपया जमा होता है। एनआरआई जमा नहीं स्वीकारते हैं, यानी जो एनआरआई लोग होते हैं वो पेमेंट बैंक में पैसा नहीं जमा करते। ठीक, समझ में आ गई बात? तो रिकरेंट है ये। अच्छा, ये रिसेंट लिखा हुआ है, अच्छा याद लिखा है, रिकरेंट है या रिकरेंट है। ठीक, रिकरेंट है। ठीक, रिसेंट नहीं, रिकरेंट है। अच्छा याद दिलाया, नियाज ने याद दिलाया। चलो, ये है पेमेंट बैंक। ठीक, अब ये काम करते कैसे हैं तो देख लो। 75% सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं, 25% किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, या एटीएम कार्ड तो जारी करते हैं, यानी डेबिट कार्ड तो जारी करते हैं, लेकिन या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। क्यों? अरे भैया, जब उधार ही नहीं दे सकते हैं तो क्रेडिट कार्ड कैसे जारी कर सकते? ठीक, समझना, जब ये लोग उधार ही नहीं दे सकते, ठीक, तो क्रेडिट कार्ड कैसे जारी कर सकते हैं? एक पूछ रहा है एनआरआई का मतलब। एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेजिडेंस इंडियन, ऐसा इंडियन जो भारतीय नागरिकता भी है लेकिन रहता विदेशों में। समझ गए? तो यहां समझना, ये एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं। क्यों? अरे भैया, जब उधार नहीं दे रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड कहां से जारी कर देंगे? तो क्रेडिट कार्ड ये जारी नहीं कर सकते हैं, उधार नहीं देते हैं। ठीक, इन्हें सीमा पार से ट्रांजेक्शन लेने की अनुमति है, यानी पड़ोसी देशों से आप इसमें पैसा भेज सकते हैं, लेकिन कौन भेज सकते हैं? या दुनिया के दूसरे देशों से पैसा भेज सकते हैं, लेकिन कौन भेज सकते हैं? हमारे वह मजदूर जो बाहर काम करने गए हुए हैं। तो जो हमारे वह मजदूर जो बाहर काम करने गए हैं दुनिया के दूसरे देशों में, वह पेमेंट बैंक के थ्रू पैसा भेज सकते हैं। ठीक, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग की सुविधा देते हैं, म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय उत्पाद बेच सकते हैं। इनके लिए भी 25% शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खोलनी अनिवार्य है। ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पहले से बैंक शाखाएं कम है, वहां पर 25% शाखाएं खोलनी अनिवार्य है। ठीक,
समझ में आ गई बात? तो इनके लिए भी 25% शाखाएं गांव में खोलनी अनिवार्य है। इन्हें भी सीआरआर और एसएलआर रखने होंगे। एक आ गया फिर नया पीएसएल की तरह सीएआर मापदंड, ये बस जान लो क्योंकि ये सीआर फिर आगे आएगा, इसको भी विस्तार से समझाना है। ठीक, सीएआर मापदंड इनके अन्य बैंकों से अलग है क्योंकि ये बैंक मार्केट रिस्क के अधीन नहीं है। तो इनके लिए सीएआर मापदंड अन्य बैंकों से अलग है। तुरंत आप लोग पूछोगे सीएआर क्या है, मैं तुरंत नहीं बता रहा हूँ। सीएआर एक टॉपिक ही है, अभी आगे आएगा, अभी 2-3 दिन बैंकिंग सेक्टर चलेगा। समझ में आ गई बात? कि तुम लोग हमसे क्या पूछते हो हम ब्लॉक है क्या? एक सीए पूछ रहा सर हम ब्लॉक है क्या? ठीक, तो अभी पीएसएल और सीआर मिल गया ना, सब आगे आएगा। ठीक, आज पूछ रहा क्रेडिट कार्ड क्या है? अरे क्रेडिट कार्ड नहीं जानता है? किसी कंपनी से 2 लाख का लोन करवाया, वो 2 लाख के लोन की जगह 2 लाख लोन पास कर देते हैं और एटीएम कार्ड जैसा क्रेडिट कार्ड दे देते हैं, कहते हैं 2 लाख तक की खरीदारी करते रहिए। समझ में आ गया? इनके लिए सीएआर मापदंड अन्य बैंकों से अलग है क्योंकि ये मार्केट रिस्क के अधीन नहीं है। एनबीएफसी की तरह व्यापार करने के लिए ये सहायक कंपनियों की स्थापना नहीं कर सकते हैं। जैसे एनबीएफसी क्या होती है? एनबीएफसी है तो एनबीएफसी वाले क्या करते हैं कि ढेर सारे कंपनियों की स्थापना कर लेंगे। होटल कंपनियां चला रहे हैं, ठीक, कुछ डिजिटल कंपनियां चला रहे हैं, ठीक, पता चला अन्य कोई भी अन्य बिजनेस में पैसा लगाए हुए हैं, अन्य बिजनेस के लिए कंपनियां खोल ली हैं। तो एनबीएफसी अपने भीतर सहायक कंपनी की स्थापना करती है और व्यवसाय चलाती है। कहा गया है पेमेंट बैंक, जो पेमेंट बैंक होगा या जो पेमेंट बैंक होगा या जो पेमेंट बैंक होगा या पेमेंट बैंक अपने भीतर या पेमेंट बैंक अपने भीतर किसी सहायक कंपनी की स्थापना नहीं करेगा, किसी सहायक कंपनी की स्थापना नहीं करेगा। अब आप लोग दिमाग लगाओ कि आखिर क्यों नहीं करेगा, यानी किसी सहायक कंपनी की स्थापना नहीं करेगा। तो आप सोचो ना, नहीं करेगा तो जरा मुझे सोच करके बताओ ना क्यों नहीं करेगा भैया? अरे भैया कैसे करेगा? इसको कह दिया गया है कि जितना पैसा जमा करो 75% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश कर दो, 75% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश कर दो और 25% पैसा एफडी में निवेश कर दो। 25% पैसा एफडी में निवेश, समझ में आ गई बात? 75% पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश कर दो और 25% पैसा कहां निवेश कर दो? एफडी में निवेश। ठीक, तो बात मेरा समझना, या एनबीएफसी की तरह व्यापार करने के लिए सहायक कंपनियां नहीं खोल सकती। साथ ही अभी बात कही गई है कि जो पेमेंट बैंक है, अगर ये लोग, समझना बात को, ये पेमेंट बैंक है, अगर ये लोग अपना नाम हिंदी में लिखते हैं तो इन्हें अपने नाम के आगे भुगतान शब्द लगाना होता है, और अगर अंग्रेजी में लिखते हैं तो अपने नाम के आगे पेमेंट शब्द लगाना होता है। जैसे आदित्य बिरला पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, ये सब आपने देखा होगा। अंग्रेजी में लिखेंगे पेमेंट शब्द नाम के आगे लगाएंगे, हिंदी में लिखेंगे भुगतान शब्द। क्लियर हो गई बात? अंकित पूछ रहा है एफडी क्या? अरे एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट भैया। एफडी से इतना तुम लोग एफडी नहीं जानते हो? बताओ सारे लोग, रोहितास कौन है बदमाशी कर पीटेगा? ठीक, अच्छा ये कह रहा है जब सारा पैसा जमा किया है कोई पैसा लेने जाता है कहां से देगा? तो इसमें क्या है, कह रहे नहीं आरबीआई 100 करोड़ लेकर के आओ तब खोलो, जो आए जमा करने उसका पहला पैसा सिक्योरिटी और एफडी में लगा दो, और जो अपने पास पैसा है जब वो निकालने आए तो अपने पास से उसको पैसा दे दो। ठीक ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अभी आएगा सहकारी कोऑपरेटिव आएगी, आगे बहुत कुछ आने वाला है, बताया जाए। तनिष्क के क्वेश्चन पूछ रहा, पूछ तनिष्क। तनिष्क नाम सुनता हूं तो मुझे सोने वाला जो टाटा का ब्रांड नहीं है, सोना चांदी फिर होने लगता है। बता, म्यूचुअल फंड बताएंगे, कैपिटल मार्केट बताएंगे भाई। अरे अभी इकोनॉमी शुरू हुई है, सब इकोनॉमी पढ़ने के लिए बका है, तो आगे आगे आते रहेंगे, बताएंगे जो जिस चैप्टर का होगा उस चैप्टर में बताएंगे। म्यूचुअल फंड पूंजी बाजार का, बैंकिंग का थोड़ा है, बताएंगे उसमें उस चैप्टर में। वाह, उमा ने लिख दिया, शेरनी ने लिख दिया, नो टेंशन नो परेशानी। कह रहा है कि एनआरआई अकाउंट नहीं खोल सकता। अरे एनआरआई गरीब आदमी थोड़ा होता है, इसमें छोटा आदमी, गरीब आदमी, छोटा परिवार, व्यवसायिक परिवार, ये लोग खोल सकते हैं। एनआरआई गरीब आदमी थोड़ा होता है। ठीक ना? विकास बता बेटवा, मोहम्मद कैश बता बेटवा, राधा बोलो, याद हो गया? ये करा साइड हटिए भागी, हिमांशु बोल काय रो रहा, चल रोना धोना बंद करो। अब आइए थोड़ा बात करते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की। ठीक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, समझना। ठीक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, समझना। आ जाओ बात, तो थोड़ी कहानी पोस्ट ऑफिस की चलते हैं, है क्या? अच्छा पूछ रहा सीआरआर एसएलआर नहीं रखना होता, छूट गया। रखना होता है भाई, रखना होता है, ठीक, रखना होता है, और ब्याज भी देता है, टेंशन मत लो। अखिलेश काहे रो रहा है? वोट कम पाया है क्या? अखिलेश काहे रो रहा है? ठीक, रो मत बेटा, रो मत। अरे बताओ, इतना बड़ा तुम्हारे नाम का इतना बड़ा नेता है और तुम रो रहे हो? तुम उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हो, बताओ, मन से चुनाव लड़ो फिर जीत के मुख्यमंत्री बन जाओगे। कौन है कह रहे ये काजल करिए क्रिकेट वालों, चलो सब तो पीटूंगा भी मैं। अरे वो लोग तो क्रिकेट खेल रहे हैं, उन लोगों को पैसा मिल रहा है क्रिकेट खेलने का, तुम लोग अपना काम करो। ठीक, ठीक ना? अनु चुप करा बिटिया, जरा अखिलेश को तो रो रहा है बेचारा, समझाओ उसको तुम लोग। अब आओ, आ जाइए। चर्चा पोस्ट ऑफिस की, चिंता पोस्ट ऑफिस की। बेचारा हमारा पोस्ट ऑफिस घाटे में, इतना घाटे में चला गया कि लगता है बंद ही हो जाएगा। बंद भी क्यों ना हो, कोई चिट्ठी अब लिखता है? कोई चिट्ठी नहीं लिखता है। व्हाट्सएप के दौर वाले चिट्ठियों का आनंद क्या जाने। तुम लोग तो कभी चिट्ठी उट्ठी लिखे हो? थोड़ा एक आध। सलीजा क्या है सर? सलीजा शुक्ला सर, हमारा भी क्वेश्चन देख लीजिए। पूछो पूछो पूछो, क्वेश्चन पूछो भाई, पूछो। ठीक, अच्छा अखिलेश नहीं, हमारा उत्तर प्रदेश का भाई मुख्यमंत्री मिल गया, चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। अब समझो, एक एक चीज लोगों के दिमाग में खुरापात आती है। कोई चिट्ठी पत्री लिखता नहीं है, सरकार भी सारा काम पेपरलेस करते जा रही है, तो बेचारे पोस्ट ऑफिस तो घाटा में हो जा रहा है। तो सरकार सोचती है इसका करे क्या, या बंद कर दे,
लेकिन बंद करने में एक दिक्कत है। पोस्ट ऑफिस की एक उपलब्धि है। पोस्ट ऑफिस एक ऐसी चीज है पूरे देश में फैला हुआ है। अंग्रेज लोग ही पूरे देश में फैला के गए थे। कोई ग्राम पंचायत भारत की नहीं है जहां पोस्ट ऑफिस ना फैला हो। ठीक, अब है क्या? ठीक, अब है क्या? समझना बात को। अब है क्या कि घाटे में तो जा रहा है, बंद कर दे, लेकिन एक दिक्कत है, फिर इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कैसे होगा किसी चीज? तो सरकार ने छोड़ सोचा बंद क्यों करें, इसका कुछ और उपयोग कर लेते हैं। समझ में आ गई बात? इसको प्रॉफिट में लाने की कोशिश करते हैं। ठीक, इन्हीं सब के लिए एक समिति बनाई गई। ठीक, एक टास्क फोर्स बनाया गया 2014 में। एक व्यक्ति हैं टीएस सुब्रमण्यम। 2014 में टीएसआर सुब्रमण्यम के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया, एक समिति का गठन किया। टीएसआर सुब्रमण्यम के नेतृत्व में 2014 में ठीक एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। समझना बात को। 2014 में टीएसआर सुब्रमण्यम के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। जब इस टास्क फोर्स का गठन किया गया तो कुछ उद्देश्य रखे गए, कुछ उद्देश्य रखे। ठीक, उद्देश्य ये रखा गया, टीएसआर सुब्रमण्यम से कहा गया कि आप अध्ययन कीजिए और उन तरीकों को बताइए जिससे हम अपने डाक नेटवर्क का, अपने पोस्ट ऑफिस नेटवर्क का अधिक उपयोग करें। ठीक, अधिक उपयोग करें। समझना बात को। ठीक, डाक नेटवर्क का अधिक उपयोग करें। यानी कहा गया टीएसआर सुब्रमण्यम से कि याद रखिए भाई, पूरे देश में पोस्ट ऑफिस का जाल बिछा है, बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन घाटा इतना चल रहा है, बताइए ना इसका उपयोग कैसे करें कि ये फायदे में हो जाए। टीएसआर सुब्रमण्यम ने रिपोर्ट दी और अपनी रिपोर्ट में कहा कि बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने पोस्ट ऑफिस का आधुनिक तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। टीएसआर सुब्रमण्यम ने कहा कि डाकघरों को बैंक में तब्दील कर दिया जाए, पेमेंट बैंक बना दिया जाए। इन डाकघरों को से बीमा का काम शुरू कर दिया जाए, इंश्योरेंस का काम शुरू कर दिया जाए, और डाकघरों से ई कॉमर्स का काम शुरू करवा दिया जाए। ई कॉमर्स मतलब जो लोग ऑनलाइन सामान बेचते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, आपके घर आप लोग सब सामान खरीदते हो ना ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट से खरीद लेते हो, अमेजन से खरीद लेते हो, मिंत्रा से खरीद लेते हो। कहा गया कि जब ये सब कंपनियां आकर के घर घर सामान पहुंचा सकती हैं तो हमारा पोस्ट ऑफिस तो पहले से इसमें है, तो हम अपने पोस्ट ऑफिस का उपयोग कर सकते हैं इस ई कॉमर्स में। हम अपने पोस्ट ऑफिस को पेमेंट बैंक में तब्दील कर दें, हम अपने पोस्ट ऑफिस से इंश्योरेंस करवाने लगे। ठीक, समझ में आ गई बात? सुल्तान साहब, सुल्तान मिर्जा भी हमारे क्लास में है। सुल्तान मिर्जा बताओ, यानी टीएसआर सुब्रमण्यम कह रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस को बंद क्यों करोगे? जमाने के हिसाब से इसकी चाल बदलो, का उपयोग बदलो। नहीं कोई चिट्ठी लिख रहे हैं कोई बात नहीं, व्हाट्सएप के दौर में चिट्ठी कौन लिखता है? इतना धैर्य किसके पास है? कोई इंतजार करेगा 15 दिन हमारा संदेश पहुंचा होगा कि नहीं, जवाब आएगा कि नहीं? ये तो बहुत तेज गति से भागती हुई दुनिया है। इस दुनिया में इतना धैर्य कहाँ किसी की चिट्ठियों का इंतजार करेगा? दुनिया में इतना धैर्य कहाँ कि किसी की चिट्ठियों को सहेज सहेज करके सुरक्षित रखेगा? किसी की याद आएगी तो चिट्ठियां देखेगा? इस दुनिया में इतना धैर्य कहाँ? ये तो तेजी से भागती हुई दुनिया है जिसे सब कुछ तुरंत चाहिए, जल्दी चाहिए, बना बनाया रेडीमेड चाहिए। क्यों? है ना? रो कौन रहा है मेरी क्लास में? रो कौन रहा है भाई? बता। टीना बिटिया बहुत बढ़िया बात कही। ठीक, समझ रहे हो ना? ठीक, ये कौन सा पॉलिटिकल बात नहीं क्लास में होनी चाहिए, ठीक ना? आप पढ़ने आए हो, बात करो, भविष्य में के नेता तुम ही लोग हो। एक बार इकॉनमी पढ़ लो, तुम ही में से लोकसभा में जाएंगे, तुम ही में से राज्यसभा में जाएंगे, तुम ही में से सिविल सेवा में जाएंगे। बढ़िया पढ़े रहोगे तो बढ़िया नीतियां बनाओ। बताया जाए? ठीक, खुश हो गया? रो रहा था, अखिलेश रो रहा था ना? रो मत, रो मत, रो मत। ये रोने वाला पार्टी नहीं है, ये रुनाले वाला पार्टी है, झूठा बदमाशी कर रहा है। ठीक, चल, तो यानी कहा टीएसआर सुब्रमण्यम ने कि भैया ठीक, पोस्ट ऑफिस का उपयोग बदल दो। सरकार ने कहा ठीक है, हम पोस्ट ऑफिस का उपयोग बदलते हैं और अपने पोस्ट ऑफिस को पेमेंट बैंक के रूप में तब्दील करते हैं। इसमें कर देते हैं पेमेंट बैंक के रूप में तब्दील कर देते हैं। पोस्ट ऑफिस बन गया पेमेंट बैंक और उसी को कहा गया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। 2017 में पोस्ट ऑफिस को दर्जा दे दिया गया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, और 2018 से पोस्ट ऑफिस में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने काम करना शुरू किया। 2018 से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने काम करना शुरू किया। यह जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, ठीक, यह 3 लोगों का मिलकर के उपक्रम है। डाक विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार। देखो, भारत सरकार के अधीन कौन है? संचार मंत्रालय। संचार मंत्रालय के अधीन कौन है? डाक विभाग। तो हम कह सकते हैं डाक विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार का। ठीक, सरकार का लक्ष्य है कि धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। सरकार कह रही है कि एक दिन वो आएगा जब हमारे देश में, ठीक, जब हमारे देश में जो 1,55,000 पोस्ट ऑफिस हैं, सरकार कह रही है कि वो दिन आएगा कि जब हमारे देश में जो 1,55,000 पोस्ट ऑफिस हैं, समझ लो तो कितना बड़ा है? कितना है? 1,55,000 पोस्ट ऑफिस हैं। सरकार कह रही है कि वो दिन आएगा जब हम अपने देश में बहुत जल्दी ही इन सभी 1,55,000 पोस्ट ऑफिसों को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बदल देंगे। ठीक, समझ में आ गई बात? ठीक, तो जल क्या कर रहा है कि सर इकोनॉमी में पास होना हार्ड है मेरे लिए, मेरे रहते ऐसे कैसे हो जाएगा? फिर तो मेरे रहने का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई विद्यार्थी मेरा ये सोचे कि इकोनॉमी में पास होना मुश्किल है, फिर तो मेरा अस्तित्व ही शून्य हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक, समझ गए? कोई ये ना सोचे उस शिक्षक का विद्यार्थी सोच लिया कि इकोनॉमी में कठिन है, तो शिक्षक का जीवन ही विद्यार्थियों के लिए समर्पित है। उस शिक्षक का विद्यार्थी कैसे कह सकता है कि उसके लिए चीजें कठिन है? जो शिक्षक अपने विद्यार्थियों में राष्ट्र देखता हो, जो शिक्षक अपने विद्यार्थियों में राष्ट्र का उत्कर्ष देखता हो।
तो शिक्षक अपने विद्यार्थियों में भविष्य की उम्मीदें देखता हो। समझ में आ गई बात? सौरभ का मैसेज पढ़ लिया मैंने, मेरी हंसी नहीं रुकी। ठीक, ऐसे कैसे होगा? घोर घोर के पिला दूंगा, ठीक ना? इकोनॉमी को मैं उल्टा कर दूंगा मारपीट करके। मेरे विद्यार्थी को ना, ये तो संभव ही नहीं यार, ये तो संभव ही नहीं है। और वरदान मुझे मिला ही है कि मेरा विद्यार्थी जब कुछ नहीं होगा तो भी करोड़पति हो गया। यानी जो मेरा सबसे लफुआ विद्यार्थी होगा, लफुआ समझते हो ना, सबसे आवारा, वो भी करोड़पति होगा। तो टेंशन मत लो, डिमोटिवेट मत हो। तो कहा गया कि जो 1,55,000 पोस्ट ऑफिस के नेटवर्क हैं, जो डाक नेटवर्क हैं, उनको हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में तब्दील कर देंगे। कहा गया कि ये भी 2 लाख की जमा स्वीकारेगा, सेविंग और करेंट अकाउंट खोलेगा, यह भी बीमा, म्यूचुअल फंड, पेंशन आज जैसे वित्तीय उत्पादों को बेचेगा। यही है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक ना? चलो अब थोड़ी बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक। कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक पढ़ लें, फिर तुरंत आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बताएंगे, माइक्रो फाइनेंस बताएंगे, ठीक, फिर आपको फिर आपको बताएंगे बेसल समिति, एनपीए बताएंगे, एनपीए को बहुत विस्तार से बताना। ठीक, समझ गए? क्लियर हो गया ना? एकदम मस्त। एक कह रहा है सर हम तो आवारा नहीं है, तुम्हारा क्या? हमने कहा तेरा तो बहुत कुछ हो जाएगा, मतलब जिसका कुछ नहीं होगा उसका भी बहुत कुछ होगा, जो बहुत कुछ है तो बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक, चलिए अब बताते हैं कोऑपरेटिव बैंक। देखो कोऑपरेटिव बैंक का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। पहले यूरोप में होता था, ठीक, यूरोप में ये बात होती थी। यूरोप में सिस्टम क्या था? ऐसे आ जाओ, यूरोप के कई देशों में आई। यूरोप के, मान लो ये यूरोप का कोई देश है, यूरोप का कोई देश है, इसमें जो किसान लोग होते थे, जैसे मान लो ये गांव है, ये गांव है, गांव के ये किसान लोग हैं, गांव के ये किसान लोग हैं, ठीक, ये किसान लोग हैं, समझना बात को। ये किसान लोग क्या करते थे? जो इनके बचत होती थी, बचत को एक जगह इकट्ठा करते थे, एक जगह फंड इकट्ठा हो गया, ये फंड इकट्ठा हो गया। उसके बाद इसमें से किसी भी किसान को खेती के सीजन में यदि ऋण की जरूरत हुई, लोन की जरूरत हुई, इस फंड में जिस भी किसान को कृषि ऋण की जरूरत होती थी, इस फंड से वो ले लेता था। जब भी जरूरत होगी, जिसको जरूरत होगी ले लेगा, पुनः थोड़े से ब्याज समेत चुका देता था। ठीक, समझना बात को, ब्याज समेत चुका देता था। रितेश क्या क्या बार बार लिख रहा है, उसकी कोई जरूरत नहीं बेटा, नहीं तो मैं खुद बताऊंगा भाई, इतना बैंकिंग पढ़ाऊंगा हाहाकार मच जाएगी तुम लोगों को। आजा, तो यूरोप में व्यवस्था थी, सारे किसान क्या हो गए? इकट्ठा हो गए, सारे किसान क्या हो गए? इकट्ठा हो गए, हर साल कुछ ना कुछ बचत इकट्ठा, फंड इकट्ठा कर लिए, जब भी जिसको जरूरत पड़ रही है कृषि ऋण के रूप में एक दूसरे को दे दे रहे हैं। समझना बात, कृषि ऋण के रूप में एक दूसरे को दे दे रहे हैं, यही कहलाई सहकारिता, कोऑपरेटिव। क्योंकि क्या कर रहा है? कोऑपरेशन हो रहा है, एक दूसरे का सहयोग आ रहा है। यहीं से सहकारिता का सिद्धांत आया कि पैसा इकट्ठा कीजिए, किसानों को लोन के रूप में बांट दीजिए। अंग्रेज भारत में यह व्यवस्था लेकर के आए। अंग्रेजों ने कहा कि हम बनाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, और इन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904 बनाया और कहा कि हमारे यहाँ भी कोऑपरेटिव बनेगी, किसान लोग जो बचत होगी इकट्ठा करेंगे, सरकार इसका रेगुलेशन करेगी, और अब जब जरूरत पड़ेगी तो कृषि ऋण देते रहेंगे। लेकिन अंग्रेज तो मूर्ख बनाते थे। अरे भैया, जब किसान से उसकी आधी उपज तुम लगान के रूप में ले रहे हो तो उसके पास बचेगा क्या? अंग्रेज लोग क्या करते थे? आधी उपज लगान के रूप में ले लेते थे। यानी किसी किसान ने अपना बीज, अपना खाद, अपना पानी, अपनी मेहनत डाली और 20 क्विंटल गेहूं उपजाया, तो उसमें से 10 क्विंटल गेहूं तो अंग्रेज सरकार ले लेती थी कि हमारा रेवेन्यू है, बाकी तुम शेष काम 10 क्विंटल में चलाओ। तो उस बेचारे के पास बचत क्या होगा? ठीक, उस बेचारे का बचत क्या होगा? कुछ भी तो नहीं होगा, कुछ भी तो नहीं होगा। किसानों के लिए ब्रिटिश व्यवस्था बड़ी हाहाकारी व्यवस्था थी, बड़ी पीड़ादायी व्यवस्था थी। वह किस लिए थी? तुम सोचो ना, आज के डेट में पता चला किसी किसान ने 20 क्विंटल सरसों का उत्पादन किया है, 10 क्विंटल सरसों सरकार ले लेगी। अब कहेगी तुमको 10 क्विंटल मिलेगा। समझना, ठीक ठीक, समझ रहे हो ना बात? तो अंग्रेज इस व्यवस्था को लेकर के आए, क्या कि भारत में भी गांव के किसान इकट्ठे हों, एक सोसाइटी बना लें। अंग्रेज कहते थे कि भारत में भी गांव के किसान इकट्ठे हों, ये गांव का एरिया है तो चलो एक ग्राम पंचायत है, ठीक, कहते थे ग्राम पंचायत है, ठीक, कहते थे ग्राम पंचायत है, तो सारे किसान क्या करें? अपनी अपनी बचत का थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करें बैंक में, और इस फंड से जिस किसान को जरूरत है उसको कृषि ऋण दिया जाए। लेकिन भैया इकट्ठा काश करेंगे तो सारा तुम ही ले लोगे। तो ब्रिटिश काल में तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन 1966 का साल था जब एक तरफ देश में हरित क्रांति लाई जा रही थी, दूसरी तरफ एक और व्यवस्था की गई इस देश में 1966 में। 1966 में हमारी केंद्र सरकार की, ठीक, थोड़ा चाय पी लो, रुक जाओ। हमारे केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा, केंद्र की सरकार ने राज्यों से कहा कि आप अपने अपने क्षेत्र में, आप अपने अपने राज्य में एक स्पेशल बैंक बनाइए। केंद्र सरकार कह रही है राज्यों से, सभी राज्यों से कह रही है कि जैसे मान लो कह रही है कि आप अपने अपने यहाँ एक बैंक बनाए, ऐसे एक बैंक बनाए, ठीक, और इस बैंक को कहा जाएगा सहकारी बैंक। इस बैंक को क्या कहा जाएगा? सहकारी बैंक। बैंक को क्या कहा जाएगा? सहकारी बैंक। ठीक, केंद्र सरकार कह रही है इस बैंक को कहा जाएगा सहकारी बैंक। हर राज्य का सहकारी बैंक होगा। उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक होगा, बिहार का बिहार सहकारी बैंक होगा, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र सहकारी बैंक, मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश सहकारी बैंक होगा। फिर सहकारी बैंक बनाइए। केंद्र सरकार कह रही है राज्यों से 1966 में कि सहकारी बैंक बनाइए। इसके बाद सरकार कह रही है कि जो सरकारी सहकारी बैंक राज्यों से कह रही है बनाइए। ठीक, तो राज्य कह रहे हैं बना के क्या करेंगे? तो सरकार कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है राज्यों से कि भाई देखिए कुछ यूं कीजिए। केंद्र सरकार कह रही है राज्यों से कि भाई मान लो देश है, भारत है, केंद्र सरकार राज्यों से कह रही है
इस मान लो ये राज्य है, तो केंद्र सरकार कह रही है कि अन्य बैंकों के साथ एक सहकारी बैंक भी बनाइए अपने राज्य में। इसका काम होगा किसानों को ऋण देना। इसको सिर्फ और सिर्फ किसानों को ऋण देना। फसली ऋण दीजिए, किसान को ऋण दीजिए। कैसे दीजिए? ठीक, कैसे दीजिए? तो केंद्र सरकार कह रही है कि आप अपने किसान को खेती के सीजन में बीज ऋण के रूप में बीज दीजिए। किसान आए, उसे कहिए कि खेती के सीजन में जब खेती की शुरुआत होती है, बीज दीजिए, खाद दीजिए। देखना कोऑपरेटिव को यूरिया मिलती है, खाद दीजिए। उसे जरूरत पड़े तो कीटनाशक दीजिए, उसे कृषि यंत्र दीजिए, ये सब दीजिए। और जब फसल की कटाई हो जाए तो उसे इस सब की वसूली कीजिए। अब देखना गेहूं का सीजन है तो गेहूं के बीज बोरी की बोरी सहकारिता पर मिलते रहते हैं। ठीक, केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि हर राज्य अपने अपने यहां ऐसी व्यवस्था करे। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि देखिए अंग्रेज इतना चूस के गए हैं ना, हमारे पास इतना पैसा नहीं होगा, हम किसान से कहेंगे तुम खुद ही पैसा इकट्ठा करो। ठीक, समझना। कहा गया कि सहकारी बैंक की स्थापना कीजिए, सहकारी समितियों की स्थापना कीजिए। ठीक, और किसानों को फसली ऋण दीजिए। बुआई के सीजन में दीजिए, कटाई के सीजन में ले लीजिए। साथ साथ किसान अगर कृषि यंत्र खरीदना चाहता है, कल्टीवेटर खरीदना चाहता है, हार्वेस्टर खरीदना चाहता है, ट्रैक्टर खरीदना चाहता है, इन सब पर उसे ऋण दीजिए, उसको खरीदवाइए। ये व्यवस्था कही गई। यानी ये कोई राज्य है, यहां एक बैंक होगा जिसे कहा जाएगा सहकारी बैंक। ठीक, और ये किसानों को ऋण देगा। अब ये बैंक काम कैसे करेगा? ये भी सरकार ने बताया, केंद्र सरकार ने ये भी बताया कि ये बैंक काम कुछ यूं करेगा। केंद्र सरकार ने कहा बैंक कुछ ऐसे काम करेगा। जैसे मान लीजिए किसी राज्य का उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, तो कहा गया कि ये जो उत्तर प्रदेश है उसमें ये बैंक स्थापित किया जाएगा। ठीक, राज्यों की राजधानी में इस बैंक का कार्यालय होगा। मान लीजिए लखनऊ है, राज्य की राजधानी में इस बैंक का कार्यालय होगा। इसके कार्यालय को कहा जाएगा राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक। ठीक, उसके बाद फिर जितने जिले हैं सभी डिस्ट्रिक्ट में इसका एक कार्यालय होगा, इसे कहा जाएगा जिला सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक। ठीक, फिर हर जिले के में जितने ब्लॉक होंगे, सभी ग्राम पंचायतें जो होंगी, जितनी ग्राम पंचायतें होंगी, सभी ग्राम पंचायतों में, मान लो जिले में इतनी ग्राम पंचायतें हैं तो सभी ग्राम पंचायतों में होगी, क्या होगी? तो सभी ग्राम पंचायतों में होगी प्राथमिक कृषि ऋण समितियां। सभी ग्राम पंचायतों में क्या होगी? प्राथमिक, ठीक, कृषि ऋण समितियां, कृषि ऋण समितियां। ठीक, यानी ग्राम पंचायत के लेवल पर क्या होंगी? कृषि ऋण समितियां। इसे प्राइमरी सोसाइटी जी कहा गया। इसे बाद में चल करके प्राथमिक समितियां भी कहा जाने लगा, प्राइमरी सोसाइटीज भी कहा जाने लगा, सोसाइटीज कहा जाने लगा। आप लोग गौर से देखिएगा, आपके गांव में, आपके हर ग्राम पंचायत में एक प्राइमरी सोसाइटी होगी। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, हर ग्राम पंचायत में। ये प्राइमरी सोसाइटी क्या करती है? किसानों को खाद देती है, यूरिया आता है, या किसानों को बीज देती है, या किसानों को तमाम प्रकार के कीटनाशक देती है, या किसानों को कृषि यंत्रों पर लोन देती है। ठीक, या किसानों को पंपिंग सेट इत्यादि पर लोन देती है। अब होता क्या है कि समझना बात को, चाय ठंडी हो। ठीक, समझना, यह एक समिति के माध्यम से रेगुलेट होता है। और यह भी बात को ध्यान रखना, आप गौर से देखोगे, ये जो समिति होगा इसे सहकारी समिति कहते हैं, कोऑपरेटिव समिति कहते हैं। ये सारे जो किसान लोग हैं जो इस समिति के मेंबर हैं, ये लोग वोट देकर के इसका अध्यक्ष चुनते हैं। ये लोग वोट देकर के इसका अध्यक्ष चुनते हैं। तो हर प्राइमरी सोसाइटी का वोट देकर के अध्यक्ष चुनते हैं, उसे समिति बोला जाता है। तो हर ग्राम की समिति के लोग वोट देकर के अध्यक्ष चुनते हैं। फिर ग्राम वाली समिति के लोग जिला स्तर वाली समिति का अध्यक्ष चुनते हैं। फिर सब जिला स्तर वाले फिर राज्य सहकारी बैंक का अध्यक्ष चुनते हैं। ठीक, ठीक ना? ये होती है पंचायत में, समिति कहते हैं, सोसाइटी कहते हैं। समझना बात को, बात समझ में आई? ठीक, अब होता क्या है कि कई जगह, ये कई गांवों के बीच, मान लो एक टाउन हो गया, एक कस्बा हो गया, तो कई गांव के बीच जो कस्बा होता है वहीं पर कस्बे में स्थापित किया जाता है। किसान लोग आते हैं, वहीं चुनाव भी होता है समिति का, खाद बीज इत्यादि लेकर के आते हैं। ठीक, अर्थात बात को ये निकल करके आ रही है कि जो सहकारी बैंक है और कुछ नहीं है, जो सहकारी बैंक है, सहकारी बैंक है। ठीक, 1966 में केंद्र सरकार राज्यों से कहती है कि आप लोग सहकारी बैंक की स्थापना कीजिए। राज्यों से कहती है कि सहकारी बैंक की स्थापना कीजिए। तो राज्यों ने सहकारी बैंक की स्थापना किया। हर राज्य ने अपने नाम किया गया, अपना प्रदेश का नाम, बिहार सहकारी बैंक, मध्य प्रदेश सहकारी बैंक, उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लगा दिया। अब ये सहकारी बैंक पूरे के पूरे राज्य में काम करते हैं। ये सहकारी बैंक पूरे के पूरे राज्य में काम करते हैं। ये जो राज्य की राजधानी में होगा इसे क्या कहा जाएगा? राज्य सहकारी बैंक। ये मान लीजिए राज्य सहकारी बैंक। उसके बाद राज्य की राजधानी बटी होती है किसमें? जिलों में। तो फिर एक हेडक्वार्टर राज्य में होगा, पुनः जिले के केंद्र में एक हेडक्वार्टर होगा। इसे डिस्ट्रिक्ट सहकारी बैंक, कहीं कहीं से केंद्रीय सहकारी बैंक भी कहते हैं। इसी डिस्ट्रिक्ट सहकारी बैंक को कहीं कहीं केंद्रीय सहकारी बैंक भी कहते हैं। फिर हर ग्राम पंचायत में क्या होगी? समिति होगी, सोसाइटी होगी। ठीक, तो मान लो इस ग्राम पंचायत में क्या हो गई? समिति हो गई। यह समिति डायरेक्ट संपर्क करेगी किससे? किसान को। खाद पर लोन देगी, बीज लोन के रूप में खाद देगी, बीज देगी, कीटनाशक देगी, दवाइयां देगी, दवा से रखने का देगी, कृषि यंत्र दिलवाएगी। प्रशासन कैसे चलता है? तो ये गांव वाली जो समिति होती है, इसमें जितने किसान इसके मेंबर होते हैं, चुनाव होता है। चुनाव से इस समिति का क्या चुना जाता है? अध्यक्ष। अब प्रत्येक गांव वाली समिति का अध्यक्ष मिल करके फिर लोग वोट देते हैं, जिले वाले का अध्यक्ष चुना जाता है, जिले वाला वोट देते हैं, राज्य का अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक, समझ में आ गई बात? एक मूल कॉन्सेप्ट समझे, अब इसको समझाता हूं। तो भारत में कोऑपरेटिव बैंक या सहकारी बैंक,
मूल कॉन्सेप्ट ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904 लाया गया और अंग्रेज लोगों ने कहा कि भारत में कुछ लोग मिलकर के कोऑपरेटिव बनाएंगे, सोसाइटी बनाएंगे और पैसा इकट्ठा करेंगे, किसानों को लोन देंगे। लेकिन ये कागज पर आ गया क्योंकि भारत के किसान के पास कुछ बचता नहीं था, सब तो अंग्रेज ही ले लेते थे। ठीक। फिर 1966 में देश की आजादी के बाद भारत सरकार ने व्यवस्था बनाई और राज्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की। राज्यों से कहा कि आप लोग अपने अपने राज्य में ठीक कोऑपरेटिव की स्थापना कीजिए, सहकारी बैंकों की स्थापना कीजिए। ठीक। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा तो राज्य स्थापित करना शुरू किए। तो इसमें राज्य सरकार ही कानून बनाती है और राज्य सरकार ही प्रारंभिक पूंजी उपलब्ध कराती है। यानी कानून कौन बनाएगा? तो कानून बनाएगा राज्य सरकार। और पूंजी कौन उपलब्ध कराएगा? तो पूंजी उपलब्ध भी कराएगा कौन? तो राज्य सरकार। यानी याद रखिएगा, कोऑपरेटिव के संबंध में भैया जो कानून बनाएगा वही तो पैसा उपलब्ध कराएगा। तो राज्य सरकार ही कानून बनाती है और राज्य सरकार ही पूंजी उपलब्ध कराती है। केंद्र सरकार ने सिर्फ कह दिया कि भाई आप ऐसा कीजिए। तो राज्य सरकार ही कानून बनाती है और राज्य सरकार ही क्या उपलब्ध कराती है? राज्य सरकार ही पैसा उपलब्ध कराती है। अगर इसकी हम बुनावट की बात किया जाए तो किसी भी राज्य में सबसे जो शीर्ष स्तर पर होता है वो क्या होता है? सबसे शीर्ष स्तर पर जो राज्य के शीर्ष का कार्यालय होता है उसे कहते हैं राज्य सहकारी बैंक। उसके नीचे जो जिला स्तर पर होता है उसे कहते हैं जिला सहकारी बैंक। कहीं कहीं केंद्रीय सहकारी बैंक भी कहा जाता है। और जो गांव के स्तर पर होता है, जो हर ग्राम पंचायत में होता है, उसे कहते हैं प्राथमिक ऋण समितियां। इसलिए समिति नाम से बड़ा लोकप्रिय है। लोग कहते हैं समिति से खाद लाने जा रहे हैं, समिति से बीज लाने जा रहे हैं। ठीक, समिति से खाद लाने जा रहे हैं, समिति से बीज लाने जा रहे हैं। तो सबसे नीचे ग्राम स्तर पर कौन होता है? प्राथमिक ऋण समितियां। ये कृषि से जुड़ा हुआ ऋण देते हैं। कृषि के लिए ऋण देंगे, पशुपालन के लिए ऋण देंगे, मछली पालन के लिए ऋण देंगे, इन सब के लिए ऋण देते हैं। यही इनका काम है। ठीक, इन्हें भी सीआरआर और एसएलआर रखना पड़ता है, लेकिन आरबीआई इनके लिए अलग मापदंड रखता है। ठीक, इनके लिए आरबीआई ने अलग मापदंड रखे हुए हैं। वो कहता है जब कुछ सोसाइटियों से सीआरआर एसएलआर रखवाता है, कुछ से नहीं रखवाता। इनके लिए अलग मापदंड रखे हैं, सबके लिए नहीं होता है। यानी सभी सोसाइटी को सीआरआर और एसएलआर नहीं रखना पड़ता है। जिन सोसाइटियों को कभी केंद्र सरकार पैसा उपलब्ध कराती है, कर देती है, उन्हें सीआरआर और एसएलआर रखना पड़ता है। साथ साथ अभी हाल में आरबीआई ने एक और व्यवस्था दी है कि कुछ सोसाइटियों को, ठीक, यानी कुछ चयनित श्रेणी के सहकारी बैंकों को जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको आरबीआई कह रही है कि आपको जरूरत पड़ेगी तो हम आपको रेपो और एमएसएफ ऋण भी देंगे, लेकिन सबको नहीं देंगे जो सोसाइटियां बहुत बेहतर काम करने लगी। ठीक, समझना। जब ये ऋण देती हैं तो ऋण देने में अपने सोसाइटी के सदस्यों को ही प्राथमिकता दी जाती है। यानी आप अपने ग्राम पंचायत की सोसाइटी से ऋण ले सकते हैं, दूसरे सोसाइटी से नहीं। कृषि ऋण दिया जो ये देती है, इस पर जो ब्याज लेती है बहुत नॉमिनल लेती है, बहुत कम लेती है। ठीक, ये जो ब्याज लेती है ये नॉमिनल लेती है, बहुत कम लेती है। मतलब इतना कम लेती है कि 1%, 2%, 3%, ताकि किसान आसानी से दे सकें। तो जो ब्याज लेती है ये नॉमिनल लेती है, बहुत ही कम लेती है। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर क्या ब्याज लेती है? ब्याज लेती है, लेकिन आपको खाद देगी, कहेगी 5,000 का खाद दे दिए हैं, बहुत लेगी, 5500 लोगी, 500 अधिक लेगी, 1%, 2% का ब्याज लेती है। तो यह लोन देती है, ब्याज लेती है। इसके जो मताधिकार होते हैं केवल अपने सदस्यों के पास होते हैं। जो मताधिकार होते हैं वह केवल अपने सदस्यों के पास होते हैं। यानी बहुत कम मात्रा। मान लो बैंक किसी बैंक लोन ब्याज ले रहा है, 9% ले लेती है, 3%, 2.5% ऐसे लेती है, ब्याज लेती है, लेकिन बहुत कम नॉमिनल लेती है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, अभी इसमें एक सुधार किया गया है। इस सोसाइटियों में कुछ सुधार किए गए हैं और सोसाइटियों में सुधार करने के लिए लाया गया बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020। 2020 में इन सोसाइटियों में सुधार करने के लिए एक एक्ट लाया गया। अच्छा, एमएसपी लिखा है क्या? हाँ भाई, एमएसएफ होगा क्या? यस, अच्छा एमएसपी लिखा है। लेकिन बड़ी खुशी की बात है, तुम लोग पकड़ने लगे हो। शाबाश, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। इसका मतलब तुम लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं। शाबाश, जबरदस्त, जिंदाबाद, जुग जुग जियो मेरे लाल, ऐसे तेरा जलवा बुलंद रहे। इसका मतलब समझ में आने लगी है बातें। मैं झूठा दुखी रहता हूं, तुम लोग को डांटते रहता हूं, ठीक ना, झूठ मूठ का डांटते रहता हूं। शाबाश, जो मेरे लाल में गर्व हो गया। ठीक, तो 2020 में एक रेगुलेशन लाया गया कोऑपरेटिव्स के बारे में। ठीक, हाँ देखो पकड़ लिया कि एमएसपी नहीं एमएसएफ होगा। वाह, शाबाश, शानदार, जबरदस्त, दिल बाग बाग हो गया, खुश हो गया। आज की क्लास में मैं एकदम खुश हो गया। ठीक, समझ में आ रही बात ना? शाबाश, अब क्या चाहिए? तो 2020 में आरबीआई एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। ठीक, क्योंकि इनका काम बहुत अच्छे से नहीं चला। अच्छा, बड़ी मजेदार चीज है, मुझे राज आज तक नहीं समझ में आया। पूर्वी भारत की प्राथमिक सोसाइटियों ने अच्छा काम नहीं किया और पश्चिमी भारत वाली ने बहुत अच्छा काम किया। यूपी, बिहार, बंगाल, इन तीन जगह सोसाइटियां तो राजनीति और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई। वहीं जब हम पूर्वी भारत में देखते हैं, गुजरात में बड़ा बढ़िया काम किया, महाराष्ट्र में बहुत बढ़िया काम किया, तमिलनाडु में गुजरात में जो दूध क्रांति हुई वह सोसाइटी नहीं किया। श्वेता पूछ रही है एमएसएफ क्या है? डंडा लाओ भाई, थोड़ा श्वेता की पिटाई करूं। एमएसएफ विंडो भूल गया, एमएसएफ रेट भूल गया। डंडा लाओ, डंडा लाओ। ठीक, अच्छा, एमएसपी क्या होता है? एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसी में पढ़ोगे, कृषि में पढ़ोगे। एमएसपी मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में उसे कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक ना? पूर्वी भारत में बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, पश्चिमी भारत में गजब प्रदर्शन किया। गुजरात में जो दूध क्रांति हुई वो सोसाइटियों ने की। महाराष्ट्र में कई सोसाइटियों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि चीनी मिल लगवाई है सब। तमिलनाडु में चीनी मिल लगा है। ठीक, अच्छा, रावल कह रहा है कि आइए आज नहीं सहकारी। गुजरात में तो क्रांति किया है सहकारी समिति, गजब किया है। ठीक, पूर्वी भारत में नहीं अच्छा कर पाई सोसाइटी। पूर्वी भारत में सोसाइटी अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन पश्चिम भारत में ठीक बहुत गजब। समझ गए? अच्छा, रोहितास आ गया मिनिमम सपोर्ट में। ये रो क्यों रहा था? अच्छा, राज में रोहितवा कहीं मत जाना, आज तू मुझसे पिटेगा, आज तो तेरा कहां नहीं ठूंगा। ठीक, समझ गया रोहितास? दिल्ली से पता नहीं, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, इन लोगों ने बड़ा बढ़िया काम किया। महाराष्ट्र में सोसाइटी क्या नाम है कि चीनी मिल तक चलाती है। इधर बंगाल, बिहार और यूपी, और तब बिहार में झारखंड भी था। यानी अगर देखा जाए कि यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, इन लोगों ने थोड़ा सोसाइटी में अच्छा काम नहीं किया, बंटाधार की। ठीक ना?
आ गया रोहित, तो आ गया इसका। आज तो तुम रो क्यों रहा है इतना देर से? चाहिए तो आ जाइए। तो 2020 में एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, समझ गया? 2020 में एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, और अमेंडमेंट एक्ट लाया गया जिसे कहते हैं बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020। इस एक्ट के माध्यम से सहकारी बैंकों पर आरबीआई की शक्तियों का विस्तार किया गया। यानी इस एक्ट ने आरबीआई को पावर दिया कि अब सहकारी बैंकों पर भी आपका नियंत्रण रहेगा। क्योंकि पहले क्या होता था, गौर से देखना, सहकारी बैंकों की स्थापना में पैसा कौन लगाता था? राज्य सरकारें। कानून कौन बनाता था इनका? राज्य सरकारें। तो आरबीआई को हस्तक्षेप करने ही नहीं देते थे। आरबीआई से कहते थे तुम उधर ही रहो, राज्य कहते थे अच्छा पैसा दे हम, तो कानून भी हम बनाएंगे। आरबीआई कौन होती है बनाने वाली? तो आरबीआई की एंट्री सब नहीं करने देते थे, इसलिए सहकारी समितियां कुछ प्योर बिजनेस मॉडल पर काम नहीं कर पाती थी। तो आरबीआई बार बार कहती थी, केंद्र सरकार कहती थी आरबीआई कुछ करो इनका, आरबीआई बार बार कहती थी हम कैसे करें, आरबीआई बार बार कहती थी हम कैसे करें, ठीक, आरबीआई कहती थी हम कैसे करें, हमको कानूनन शक्ति दो। तो इस अमेंडमेंट एक्ट से आरबीआई को कानूनन शक्ति मिली, अर्थात एक्ट सहकारी बैंकों पर आरबीआई की शक्तियों का विस्तार कर दिया। और क्या क्या कहा गया? ये कहा गया कि सहकारी बैंक अपने शेयर जारी कर सकते हैं। यानी सहकारी बैंक क्या कर सकते हैं? अपने शेयर जारी कर सकते हैं। साथ साथ ये भी कहा गया कि आरबीआई किसी भी सहकारी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हटा सकता है। किसी भी राज्य के सहकारी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियत निष्ठा पर यदि शक हो, आरबीआई उसे क्या कर सकता है? हटा सकता है। ठीक, समझना, ठीक। साथ साथ ये भी कहा गया इसमें तीसरा पॉइंट कि आरबीआई किसी भी सहकारी बैंक की जो ऋण देने की क्षमता है उस पर रोक लगा सकता है। यानी आरबीआई 3 काम कर सकता है। पहला, या कहा गया, यह एक्ट क्या कहता है? यह एक्ट सहकारी बैंकों की पर आरबीआई की शक्तियों का विस्तार करता है। यह एक्ट कहता है कि सहकारी बैंक अपने शेयर जारी कर सकते हैं, यानी शेयर मार्केट में जाकर के शेयर बेच के अपना पैसा जुटा सकते हैं। आरबीआई किसी भी सहकारी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हटा सकता है। साथ साथ कहा गया कि आरबीआई किसी भी सहकारी बैंक के ऋण देने की क्षमता पर रोक लगा सकता है। ठीक, शेयर जारी मतलब अपना शेयर लेके जाएंगे, कहेंगे हम भी अपना शेयर मार्केट में बेचने आए हैं, कोई चाहे तो खरीद ले। अभी इसके पहले सहकारी बैंकों को शेयर बेचने की इजाजत नहीं थी, तो 2020 में यही कहा गया। ठीक, ये है सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। बताया जाए बच्चा पार्टी, पूजा बहुत देर बाद दिखी ही ना, सदा बताओ, जाहिदा सब लोग बताएं, यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक, पूजा क्या करिएगा, मैं भी बनाऊंगा, क्या बनाएगा? ममता आ गई बिटिया, हो गया? कुमकुम करे बढ़िया, सिद्धू, धरा, भूमिका कहाँ गया? उत्तर प्रदेश वाला कहाँ गया? चलो अब बात करते हैं, ठीक, डेवलपमेंट बैंक। अब बात करते हैं डेवलपमेंट बैंक की। अच्छा, ममता धमका रही है हमको, ममता यादव करिए, मैं नहीं दिखती हूँ, डरा रही है। अरे दिखती हो, दिखती हो, दिखती हो, दिखती हो। ठीक, समझ में आ गई बात? अच्छा, पुतुल सिंह करे, मैं भी हूँ, अब सब है, सब है, सब है। चलो आ जाओ। सिद्धू कुमार, सिद्धू कह रहा शेयर मार्केट क्या चला आएगा? शेयर मार्केट ये कह रहा आप रहने दो बेट, 2.5 घंटे की क्लास तुम लोग 2 घंटे का करवा दिए, और 2 घंटे की क्लास साथ कौन पर ही छोड़ दे। आज तक मैंने किसी भी क्लास को 1 मिनट भी कम नहीं पढ़ाया, याद रखिएगा। ठीक, समझ में आ गई बात? तो आओ, 2.5 घंटे से सब लाए 2 घंटे पर, अब कह रहे हैं कि 2 घंटे से कभी कम ही याद करें, छोड़ दो, पीटेगा पीटेगा पीटेगा। अब आ जाओ, ठीक, सारे लोग आ जाओ। अब बात करते हैं डेवलपमेंट बैंक की, विकास बैंक की। बहुत आसान है, कम से कम एक तो खत्म करने। डेवलपमेंट बैंक या विकास बैंक की बात करते हैं। ठीक, डेवलपमेंट बैंक, विकास, याद रखिएगा। हमारे अथर्ववेद में एक बहुत बड़ी बात लिखी, अथर्ववेद का एक स्लोगन है, स्लोगन है, लिखा गया है, सर्वे भवन्तु धनिनः, सर्वे भवन्तु धनिनः। ठीक, अथर्ववेद में लिखा, क्या लिखा गया? सर्वे भवन्तु धनिनः। क्या सही से मतलब क्या है? ठीक, ठीक, सर्वे भवन्तु धनिनः, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अथर्ववेद कह रहा है कि राजा को अपने राज्य की अर्थव्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए कि हर व्यक्ति के धनी बनने के अवसर मौजूद हो, हर व्यक्ति के धनी बनने के अवसर मौजूद हो। यानी अगर किसी व्यक्ति में क्षमता है, लगन है, मेहनत है, तो व्यवस्था ऐसी सपोर्टिंग होनी चाहिए कि वह व्यक्ति धनी बन जाए। व्यवस्था बाधक नहीं बननी चाहिए, व्यवस्था बाधक नहीं बननी। कितनी महान धरती पर आप लोगों ने जन्म लिया है, इस पर गर्व कीजिए। दुनिया में एकमात्र यही धरती है जिसने कहा था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी लोग सुखी हों, सभी लोग स्वस्थ हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हमारी धरती से आवाज उठी थी कि दुनिया के में सभी लोग सर्वे भवन्तु सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी लोग स्वस्थ। और हमारी धरती यही नहीं रुकी, आगे अथर्ववेद से अनुगूंज सुनाई दी, सर्वे भवन्तु धनिनः, अर्थात सभी लोग धनी हों। राजा के कर्तव्यों को बताते हुए कहा गया कि राज्य ऐसी व्यवस्थाएं बनाए सबके के लिए विकास के अवसर उपलब्ध। अगर हम आधुनिक काल के कॉन्सेप्ट में देखें तो हम कह सकते हैं कि दुनिया में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए
ताकि हर व्यक्ति धनी बन जाए। उस देश में इंफ्रा होना चाहिए, यानी बेहतर रेल होना चाहिए, बेहतर सड़क होना चाहिए, बेहतर पोर्ट होना चाहिए, बेहतर एयरपोर्ट होना चाहिए। उस देश में इंडस्ट्री होना चाहिए, उस देश में विकसित कृषि होनी चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर का विकास होना चाहिए। लेकिन यह भी बात सही है कि इन सभी का विकास तभी होगा जब इन तक ऋण पहुंचाई जाए, और इनको हमेशा लंबे समय के ऋण की जरूरत होती है, लॉन्ग टर्म लोन की जरूरत होती है, यानी इन तक लंबे समय का ऋण पहुंचाया जाए, बड़ा कर्ज पहुंचाया जाए। दरअसल विकास बैंक किसी भी देश में इसी जरूरत को पूरा करती है। वो अर्थव्यवस्था के स्पेशल सेक्टर के लिए काम करते हैं। कोई बैंक होता है किसी के लिए काम करता है, कोई बैंक होता है इंडस्ट्री के लिए काम करता है, कोई बैंक होता है स्मॉल इंडस्ट्री के लिए काम करता है, कोई बैंक होता है इंफ्रा के लिए काम करता है, कोई बैंक होता है, ठीक समझना, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए काम करता है। तो इन्हीं को हम कहते हैं डेवलपमेंट बैंक। अर्थात किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को, किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को यदि आपको गति देना है तो उसके लिए इंफ्रा, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सेक्टर में लॉन्ग टर्म लोन की जरूरत होती है। जो डेवलपमेंट बैंक है वह इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रख करके बनाए जाते हैं, ठीक, इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रख करके बनाए जाते हैं। अच्छा ये गलत हो गया, ठीक। तो आइए हम एक नजर डालें अपने डेवलपमेंट बैंक पर। तो अगर कॉन्सेप्चुअल तो कहें कि हमारे डेवलपमेंट कई प्रकार के होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, ऐसे बैंक जो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए होते हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक, ऐसे बैंक जो कृषि के विकास के लिए होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेवलपमेंट बैंक, ऐसे बैंक जो आयात निर्यात के लिए होते हैं, हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक, ऐसे बैंक तो सिर्फ हाउसिंग सेक्टर यानी घर, बिल्डिंग, मकान, सिनेमा हॉल, होटल, मॉल इत्यादि के लिए लोन देते हैं। समझ में आ गई बात? ये सब डेवलपमेंट बैंक होते हैं। भारत में जो डेवलपमेंट बैंक था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, ठीक, बड़ा बहुचर्चित बैंक था। अब तो ये नॉर्मल बैंक बन गया है, कॉमन बैंक बन गया है। या जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक था जिसे हम आईडीबीआई कहते थे, आप लोगों ने देखा भी होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई कहते थे। जो भारत में इंडस्ट्री के लिए डेवलपमेंट बैंक था उसका नाम था आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 1964 में ही सरकार ने इसे बनाया था, आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईडीबीआई की स्थापना की गई थी कि यह लॉन्ग टर्म लोन प्रदान करेगा, किसको? इंफ्रा को, इंडस्ट्री को, सर्विस को और बिजनेस को, ठीक। यह ठीक ठाक काम कर रहा था। लेकिन आरबीआई ने 1997 में एक समिति बनाई थी जिसका नाम था एचएस खान समिति, ठीक। आईडीबीआई और बेहतर कैसे काम करे, क्या किया जाए। एचएस खान समिति ने सुझाव दिया था कि हमारी आईडीबीआई को, जो अभी एक डेवलपमेंट बैंक के रूप में है, इसे यूनिवर्सल बैंक में तब्दील कर दिया जाए। और इसी एचएस खान समिति की सिफारिश के आधार पर हमारे इस आईडीबीआई को, जो पहले डेवलपमेंट बैंक था, यानी केवल पहले सिर्फ इंफ्रा सेक्टर को, बड़े बड़े उद्योगों को, कॉर्पोरेट सेक्टर को लोन देता था, हमें आपको नहीं देता था, नॉर्मल लोगों को लोन नहीं देता था, क्योंकि डेवलपमेंट बैंक था, उसको आईडीबीआई को इसी एचएस खान समिति की सिफारिश पर इसमें तब्दील कर दिया गया, यूनिवर्सल बैंक में तब्दील कर दिया। तो अब जो आईडीबीआई है वह डेवलपमेंट बैंक नहीं रह गया है, वह है यूनिवर्सल बैंक। तो आइए, आईडीबीआई की तो कहानी हो गई कि पहले ये क्या था, डेवलपमेंट बैंक, अब हो गया ये यूनिवर्सल बैंक। लेकिन जो अन्य डेवलपमेंट बैंक बचे हुए हैं, ठीक, थोड़ा सा एक आध की चर्चा कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला डेवलपमेंट बैंक जो बहुत शानदार काम कर रहा है, उसका नाम है इक्जिम बैंक। बस 2 मिनट का तो है, 2 मिनट का है, तो उसका नाम है इक्जिम बैंक। तो आइए थोड़ी बात इक्जिम बैंक की बात करते हैं। तो भारत का इक्जिम बैंक, जो भारत का एक डेवलपमेंट बैंक है, इसका पूरा नाम है भारत का निर्यात और आयात बैंक, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इक्जिम बैंक कहते हैं, यह भारत का आयात और निर्यात बैंक। 1981 का साल था जब भारत की संसद ने एक अधिनियम पारित किया था जिसे कहते हैं भारतीय निर्यात आयात अधिनियम 1981। इसी भारतीय निर्यात और आयात अधिनियम 1981 के तहत 1982 में इक्जिम बैंक की स्थापना की। कब की गई? 1982 में इक्जिम बैंक की स्थापना की गई। जब इक्जिम बैंक की स्थापना की गई तो इसके कुछ उद्देश्य तय किए गए, और उद्देश्य यह था कि विदेशी व्यापार एवं विदेशों में निवेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका इसे निभाना है। यानी कोई भारतीय कंपनी यदि विदेशों में जाकर के निवेश कर रही है, कोई कंपनी खोल रही है, तो उसकी मदद करना है, और साथ साथ भारत के वे व्यापारी, वे कंपनियां जो विदेशी व्यापार करते हैं, आयात निर्यात करते हैं, उनकी मदद करना है। यानी जो इक्जिम बैंक सिर्फ विदेशी व्यापार के लिए काम करता था, जो इक्जिम बैंक है वह केवल और केवल विदेशी व्यापार के लिए काम करता है। जो लोग कोई कंपनी लगाने जा रहे हैं विदेश में, उनके लिए काम करता है, जो विदेशी व्यापार उनके लिए काम करता है, ठीक। यह भारतीय कंपनियों को विदेशों में व्यापार करने में मदद करता है, एवं उन भारतीय कंपनियों को भी मदद करता है जो भारत से किसी वस्तु का निर्यात करती है। यानी भारतीय कंपनियां यदि भारत से किसी वस्तु का निर्यात करती हैं, व्यापार करती हैं, उनकी यह मदद करता है। अभी एक तो बड़ा बढ़िया प्रोग्राम चला रहा है। अगर इसके मेन फोकस की बात करें, यह टेक्नोलॉजी आयात को ऋण देता है। आप कहोगे टेक्नोलॉजी आयात मतलब, मान लीजिए कोई भारतीय कंपनी है, अपने यहाँ टेक्नोलॉजी रिफॉर्म करना चाहती है, कोई ऐसा मशीन लगाना चाहती है जो देश में नहीं है, लेकिन वो मशीन लगाने से उत्पादन बेहतर हो जाएगा, और वो विदेश से खरीदना चाहती है लेकिन उसके पास पैसा कम है, तो इक्जिम बैंक के पास वो कंपनी जाती है, कहती है थोड़ा लोन दे दो, हम बहुत बढ़िया मशीन खरीदने जा रहे हैं, इससे हमारा टेक्नोलॉजी रिफॉर्म होगा। तो इस किस्म के आयात को इक्जिम बैंक ऋण देता है। अगर कोई कंपनी निर्यात योग्य वस्तुओं का उत्पादन कर रही है तो उसको भी ऋण देता है। कोई कंपनी कहती है देखो हम जो भी वस्तु बना रहे हैं विदेश बेचेंगे, हम घड़ी बना रहे हैं विदेश बेचेंगे, जूता बना रहे हैं विदेश बेचेंगे, कपड़ा बना रहे हैं विदेश बेचेंगे, विदेश बेचने योग्य वस्तुओं को भी, यानी निर्यात योग्य वस्तुओं को भी इक्जिम ऋण देता है। या प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट ऋण देता है। ये क्या है? देखो, जब कोई वस्तु जा रही है, आपको कोई वस्तु निर्यात करनी है, आपने खरीद लिया, जब पोर्ट पर जाती है तो उस वस्तु को जहाज पर चढ़ाने के लिए, जहाज पर लादने के लिए भाई पैसा देना पड़ता है, कस्टम अधिकारियों को टैक्स देना पड़ता है। तो किसी भी वस्तु को जब पोर्ट पर ले जाकर के, पोर्ट पर जहाज पर लोडिंग करते हैं तो इसका खर्चा आता है, इसके खर्चे को प्री शिपमेंट लोन कहते हैं। मान लो कोई व्यापारी वस्तु खरीद लिया है, बेच रहा है, उसके पास प्री शिपमेंट का पैसा नहीं, इक्जिम से कहेगा हमको 2 महीने के, हमको प्री शिपमेंट लोन दे दो, हमारा सामान जा रहा है, बिक के तुरंत पैसा आएगा तुरंत। तो मान लो व्यापारी के पास पैसा नहीं है तो प्री शिपमेंट लोन भी दे दिया, यानी बंदरगाह पर पूरी जहाज पर सामान को लोड करने पर जितना खर्चा आता है उसके लिए भी लोन दे दिया। उसके बाद जहाज पता चली गई अमेरिका जा रही है, अमेरिका के बंदरगाह पर अब उसका सामान उतरेगा तो वहां भी खर्चा देना होगा, क्रेन वोलन से उतारा जाएगा, लेबर वाला, जिसको कहते हैं पोस्ट शिपमेंट। तो जो भी निर्यातक है, अगर उसको प्री शिपमेंट लोन की जरूरत है तो भी इक्जिम देता है, पोस्ट शिपमेंट लोन की जरूरत है तो भी इक्जिम देता है। समझ में आई?
अगर भारतीय कंपनी विदेशों में निवेश कर रही है, कोई ठेका उका ले रही है, कंपनी अपनी खोल रही है, तो इनको भी लोन देता है। ठीक, अगर कोई भारतीय निर्यातक है, किसी नए भूभाग में कदम रखना चाहता है, मान लीजिए कोई भारतीय निर्यातक है, अब तक वो सामान बेच रहा था अमेरिका में, अब चाहता है हम चलते हैं युगांडा में बेचेंगे, कीनिया में बेचेंगे, और यहाँ अब तक नहीं गया है, यानी वो नए भूभाग में कदम रखना चाहता है। तो जब भी कोई भारतीय निर्यातक नए भूभाग में कदम रखना चाहता है, तो इसके लिए भी उसका सपोर्ट करती है, वित्तीय सेवाएं तमाम देती है, सलाहकारी सेवाएं देती है, ऋण भी देती है। कोई निर्यातक अगर अपने मौजूदा निर्यात को के कदम का विस्तार करना चाहता है, यानी निर्यात बढ़ाना चाहता है, तो भी उसको लोन देती है। भारतीय कंपनियां, तमाम भारतीय कंपनियां विदेशों में ठेका लेने की कोशिश करती हैं। अगर कोई भारतीय कंपनियां विदेशों में कॉन्ट्रैक्ट ले रही हैं, ठेका ले रही है, तो ठेका लेने में उनको लोन देता है। समझ में आ गई बात में? ठीक, इसने एक बहुत बढ़िया भी एक प्रोग्राम चलाया है, यह बहुत शानदार प्रोग्राम है, नक्शा भी मैंने बना दिया है, थोड़ा दिखाता हूं। ठीक ठीक, इस एग्जिम बैंक ने एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम है क्रेडिट सुविधा कार्यक्रम। का नाम क्या है? ठीक, क्रेडिट सुविधा कार्यक्रम, क्रेडिट सुविधा कार्यक्रम, क्रेडिट सुविधा कार्यक्रम। क्या चला है? क्रेडिट सुविधा कार्यक्रम क्या है? देखो, एग्जिम बैंक अपने क्रेडिट सुविधा कार्यक्रम के तहत, ये क्या लिखा है? एग्जिम बैंक अपने क्रेडिट सुविधा कार्यक्रम के तहत, क्रेडिट सुविधा कार्यक्रम के तहत एग्जिम बैंक ने क्या चलाया है? क्रेडिट सुविधा कार्यक्रम। एग्जिम बैंक अपने इस क्रेडिट सुविधा कार्यक्रम के तहत करता क्या है? सूचना, एग्जिम बैंक जितने भी विदेशी खरीदार हैं, विदेशी लोग, भारत वाले नहीं, विदेशी लोग, विदेशी खरीदारों को लोन देता है, कहता है आइए लोन लीजिए। लेकिन शर्त क्या है? शर्त है, वो कहता है आइए लोन लीजिए, लेकिन हमारे भारत की जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, जो लघु उद्योग हैं, उनके उत्पाद को खरीदिए और विदेशों में ले जाकर के बेचिए। यानी अगर कोई विदेशी व्यापारी भारत आ रहा है और भारतीय एसएमई के प्रोडक्ट को खरीद करके विदेशों में बेचना चाहता है, उसे पैसे की कमी पड़ी, तो हमारा एग्जिम बैंक उसे लोन देता है। समझ में आ गई बात? हमारा एग्जिम बैंक उसे लोन देता है। समझ में आ रही बात? मान लो कोई विदेशी व्यापारी है, वो कहता है कि हम भारत आ रहे हैं, भारत से वस्तु खरीदेंगे, भारत से हम जूते खरीदेंगे, भारत से हम कपड़े खरीदेंगे, और इसको ले जाकर के दुनिया के किसी दूसरे देश में बेचेंगे। तो एग्जिम बैंक कहता है टेंशन मत लीजिए, आप आइए, आप हमारे स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, हमारे लघु और मध्यम उद्यमों के किसी भी उत्पाद को खरीदिए और खरीद करके विदेश ले जाकर बेचिए, नहीं खरीद के ही बेचने लगी। और अगर आप हमारे लघु और मध्यम कंपनियों के किसी भी उत्पाद को खरीद के विदेशों में बेच रहे हैं और आपको अगर दिक्कत तनिक भी आ रही है, तो हम आपको लोन दे देंगे, बाद में चुका दीजिएगा। इसी को एग्जिम ने कहा है क्रेडिट सुविधा कार्यक्रम। समझ में आ गई बात? इसी को कहा है क्रेडिट सुविधा कार्यक्रम। ठीक उसी प्रकार से एग्जिम अभी ठीक रिसर्च एनालिसिस पर भी काम कर रहा है। ठीक, बस एग्जिम अभी रिसर्च और एनालिसिस पर भी काम कर रहा है। एग्जिम कह रहा है कि अगर हमारे देश की कोई भी कंपनी किसी और देश में निवेश करने जा रही है, तो निवेश करने से पहले हम उस कंपनी को कुछ सलाह देंगे। कह रहा है एग्जिम कि हम उस कंपनी को कुछ सलाह देंगे। सलाह के रूप में क्या देंगे? कह रहा है एग्जिम कि अगर कोई कंपनी किसी देश में निवेश करने जा रही है, तो उस कंपनी को उस देश के आर्थिक हालात के बारे में हम सलाह देंगे। उस कंपनी को हम ग्लोबल इकोनॉमी के हालात की सलाह देंगे, किस समय कैसा चल रहा है, निवेश करना चाहिए नहीं चाहिए। उस देश के इन्वेस्टमेंट, उस देश में इन्वेस्टमेंट पर रिस्क कितना % है, इस पर हम सलाह देंगे। इन सब पर अध्ययन करती है एग्जिम और रिपोर्ट इन्वेस्टर को देती है। यानी भारत का कोई इन्वेस्टर जा रहा है किसी देश में निवेश करने, तो उसके पहले एग्जिम से संपर्क करता है। एग्जिम उस देश के बारे में बताती है, उस देश में इन्वेस्टमेंट करने पर कितना रिस्क है, कितना प्रॉफिट है, ये बताती है। एग्जिम ये भी बताती है कि भैया जाओ, ग्लोबल इकोनॉमी ठीक रही चल रही है, बुरी चल रही है, जाओ देख लो। एक और आखिर में बता रहे हैं, एग्जिम एक और प्रोग्राम चलाती है जिसे कहते हैं रियायती वित्त पोषण योजना। यह 2016 से चला रही है। रियायती वित्त पोषण योजना यह 2016 से चला रही है। ठीक, समझना, रियायती वित्त पोषण योजना। आज बहुत टाइपिंग मिस्टेक। रियायती वित्त पोषण योजना यह 2016 से चल रही है। यह 2016 से कैसे क्या चल रही है तो समझना। जैसे मान लो, ठीक, अभी इसमें अडानी साहब को लोन मिला है। हमारे देश के स्ट्रेटेजिक इंफ्रा पर हमारे अडानी साहब बहुत काम कर रहे हैं। ठीक, अब देखो रियायती वित्त पोषण योजना, देखो कई भारतीय कंपनी है जो विदेशों के उस इंफ्रा प्रोजेक्ट में निवेश करती हैं जो उनके देश के लिए तो है ही है, हमारे लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण। जैसे मान लीजिए, आपको बताता हूं, समझना, बस ये लास्ट है, ये इंडिया है, ये इसके ऊपर चाइना है, ये यहां पर चाइना है, ठीक, यहां पर पाकिस्तान है, ठीक, ये अरब सागर है, ये अफ्रीका है, यहां पर ईरान है। ईरान में एक बंदरगाह है चाबहार, ईरान में एक बंदरगाह है चाबहार, चाबहार। अब है क्या कि चाइना ने, इस चीन ने कराची बंदरगाह का ठेका ले लिया है। यानी कराची बंदरगाह पर कौन बैठा है? चीन बैठा है। भारत को इधर से घेर लिया, इधर से घेरा ही है। तो भारत सरकार अभी ईरान का चाबहार बंदरगाह ले रही है। तो कहोगे ईरान क्यों देगा? तो भारत सरकार कह रही है ईरान से कि चाबहार बंदरगाह हमें दे दो। तो ईरान क्यों देगा? तो भारत सरकार कह रही है हमें हमेशा के लिए मत दे दो, हम यहाँ जितना भी इंफ्रा है, हम जितना भी मॉडर्न इंफ्रा है इसको बना देंगे। यहाँ जितना भी मॉडर्न इंफ्रा है हम बना देंगे, मॉडर्न इंफ्रा बना देंगे, हम भी इस्तेमाल करेंगे, आप भी इस्तेमाल कीजिएगा। क्योंकि चाबहार भारत के लिए क्या है? रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है कि नहीं हो गया? तो भारत सरकार चाह रही है कि चाबहार को डेवलप करेंगे और उसको अडानी जी के मुद्रा पोर्ट से जोड़ देंगे। तो यहाँ भारत सरकार चाबहार को डेवलप कर रही है। तो भारत सरकार चाबहार को डेवलप कर रही है, तो भारत सरकार की तरफ से कई प्राइवेट कंपनियां जाकर के यहाँ डेवलप कर रही है। जैसे मान लीजिए अडानी पोर्ट, तो नेता लोग ने कहते हैं कि सब कर्जा अडानी को मिला। अडानी पोर्ट भारत में मुद्रा पोर्ट का भी विकास की और यहाँ चाबहार पोर्ट का भी विकास कर रही है। इससे अडानी का अपना फायदा तो होगा ही होगा, भारत सरकार का बहुत फायदा होगा, क्योंकि पोर्ट जब हम डेवलप करेंगे तो पोर्ट की कई सुविधाओं का हम इस्तेमाल करेंगे।
अब अडानी पोर्ट गया है चाबहार में डेवलप कर रहा है, पैसा अडानी साहब अपना लगा रहे हैं, भारत राष्ट्र को भी लाभ होगा, भारत सरकार ने समझौता किया इसलिए। अब अगर मान लीजिए ये अडानी, ये कहा जाता है रणनीतिक इंफ्रा, पूरी दुनिया में कोई वह इंफ्रा जिसका आप अपनी सुरक्षा और अपने पावर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसे कहा जाता है रणनीतिक इंफ्रा। जैसे चीन आकर के पाकिस्तान में रणनीतिक इंफ्रा बना रहा है, चीन आकर के मालदीव में रणनीतिक इंफ्रा बना रहा है, वैसे भी भारत भी कई जगहों पर रणनीतिक इंफ्रा बना रहा है। पहले भारत नहीं बनाता था, भारत एग्रेसिव हो गया, तो भारत भी यहाँ बना रहा है चाबहार में। तो मान लीजिए ये चाबहार रणनीतिक इंफ्रा है, यहाँ अडानी पोर्ट बना रहा है, तो अगर अडानी जी को पैसे की जरूरत हो गई, तो कुछ कर्ज की जरूरत हो गई, तो एक्जिम कहता है कि भारत के व्यापारियों पूरे दुनिया में अग्रेसिव हो जाओ, पूरी दुनिया में बड़े से बड़े रणनीतिक इंफ्रा का ठेका लो, हम तुम्हारे लिए, तुम्हारी मदद के लिए रियायती वित्त पोषण योजना लेकर के आए हैं, रियायती वित्त पोषण योजना लेकर के आए हैं। और रियायती वित्त पोषण योजना 2016 से ही चल रही है, अर्थात रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इंफ्रा प्रोजेक्ट के निर्माण में भारतीय कंपनियों को ऋण देने के लिए 2016 से ही रियायती वित्त पोषण योजना की शुरुआत की थी। बस, तो आज एग्जिम हो गया, कल इसके बाद कहानी आगे बढ़ाएंगे, नाबार्ड पढ़ाएंगे, एनएसपी पढ़ाएंगे, सीडी पढ़ाएंगे, पीएसएल आ जाएगा, माइक्रो फाइनेंस, एनपीए, सब चलता रहेगा। ठीक ना? तो आज की बात यहीं पर समाप्त करते हैं।